IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, पिछली बार आपने ऑटोनॉमस व्हीकल्स के बारे में एक जबरदस्त पुलियाबाजी की थी, पर उसमें एक हिस्सा था जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था और वो था ईवीज का। तो उसके बारे में आज डिस्कशन करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी मतलब ऑटोनोमस और इलेक्ट्रिक जरूरी नहीं है एक साथ चलें, लेकिन हम स्पेशली जो बना रहे हैं वो तो दोनों ही करता है, इलेक्ट्रिक भी है और ऑटोनोमस भी है। पर ये दो बड़े ट्रेंड हैं मोबिलिटी में जो कि आने वाले हैं। ऑटोनोमी भी आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक उससे बड़ा ट्रेंड है क्योंकि उससे ज्यादा जल्दी से आ रहा है। उतना डिसरप्टिव शायद नहीं है ऑटोनोमी जितना, लेकिन बहुत बहुत बड़ा ट्रेंड है, तो उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। हाँ, और आजकल आए दिन सौरभ मुझे बैंगलोर के रोड्स पर वो ई रिक्शा भी बहुत दिखने लगी है एकाएक। तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि मतलब ऑटोनॉमस के साथ साथ ईवीज के बारे में थोड़ी समझ भी कम है। हमारे एक लिसनर ने भी बोला था कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो किसके साथ चर्चा की जाए इस पर? तो आज हमारे साथ है राहुल। राहुल एक एंटरप्रेन्योर है, ईवी स्पेस में एक बैटरी कंपनी चलाते हैं। तो मैंने सोचा इनको बुलाया जाए, जो बेसिकली इस चीज से जूझ रहे हैं काफी साल से। मैं जानता हूं क्योंकि हम टच में हैं काफी साल से। और एकदम जो एक हिंदुस्तान के जो ईवी एंटरप्रेन्योर का दुख दर्द भी आप सुन लेंगे और एक्साइटमेंट भी, तो दोनों एक साथ। राहुल, स्वागत है आपका। हाय सौरभ, हाय प्रणय। थैंक यू बुलाने के लिए आपके शो पे। अभी आज पुलियाबाजी का हिस्सा बन रहा हूँ, तो मजा आएगा। तो प्रणय, राहुल ईवी की दुनिया के बाहर ज्यादा फेमस है। पॉलिटिकल स्पेस में इनका बहुत फेमस पेज है भगसाला नाम से, लेकिन यहाँ पर हम ईवी एंटरप्रेन्योर के नाते उनको बुलाए। तो राहुल, कुछ अपना बैकग्राउंड दो ना चर्चा शुरू करने से पहले। तुम क्या करते थे और क्या करते हो, और ये स्पेस में कैसे घुसा है? मेरा बैकग्राउंड काफी डाइवर्स रहा है और ईवी प्रोबेबली वही छोटे छोटे हिस्सों में मैं ईवी तक पहुंचा हूं अभी। तो स्टार्टिंग मेरी मेरा जन्म पटना में हुआ था और उसके बाद पढ़ाई मेरी बीएचयू में हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। सो मेरा डिपार्टमेंट वहां पर मेटलर्जी था। अच्छा। और मेटलर्जी में जनरली आप मेटल्स और रिएक्शंस, गिव्स फ्री एनर्जी, केमिकल रिएक्शन, सेल, ये सब कुछ पढ़ते हैं। और जब तक आप पढ़ते रहते हैं आपको समझ नहीं आता कि इसका यूज होगा कि नहीं होगा कभी जिंदगी में। तो और सभी चीजें तो सामने दिख जाती हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, मैं कोड लिख के देख सकता हूँ। पर मेटलर्जी ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रोबेबली आपको पता नहीं होता कि कब जिंदगी में यूज होगा। तो वहां पर मैंने खूब सारा जिंक, सेल और ये सब चीजों पर पढ़ा था और मुझे पता नहीं था कि वो फ्यूचर में जाकर ऐड होगा। तो 8 में मैं ग्रेजुएट किया। मेरी पहली जो नौकरी लगी थी दैट वाज इन ई वैल्यू सर्व। तो ई वैल्यू सर्व में हम लोगों ने जनरली मार्केट रिसर्च करते थे और मार्केट के बारे में समझते थे। सो वो कॉलेज से फर्स्ट जॉब लगा था, मैं 2 साल उधर था। उसके बाद डेटा कंसल्टिंग कंपनीज में मैं मूव कर गया। तो यूएस की एक फार्मा की कंपनी है, जीएस जीएस एसोसिएट्स। वो जनरली डेटा पर बहुत सारा काम करते हैं। और वो अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेटलर्जी मेरे काम आया मार्केट रिसर्च, तो डेटा मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गया। वहां पर मेरे को ये समझ में आया पूरी कंपनी में कि डेटा कैसे यूज किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल मार्केट काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आप एक बार में मिलियन ऑफ डेटा देखते हैं और उससे आप एक एनालाइज, एक कुछ रिजल्ट आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो ये काफी सारा काम उधर मैं कर रहा था। और पर अगेन उसमें हमेशा यही था कि मैं यूएस मार्केट के लिए कर रहा था, जो मैं कभी वहां जाकर मैं देख पाता था, पर वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं था। और ऊपर से वो फार्मा बैकग्राउंड था, तो फार्मा वाज नॉट समथिंग व्हिच आई वाज बहुत ज्यादा वैसा इंटरेस्ट नहीं था। बस नंबर्स देखकर मेरे को अच्छा लगता था। तो 2016-15 के अराउंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ इंडिया के लिए, स्पेसिफिक इंडिया के लिए भी किया जाए और कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट किया जाए। लकीली आदित्य जो हमारा दूसरा को फाउंडर है, और राघव, ये लोग हम लोग कॉलेज में साथ ही पढ़े हैं। हमारा मेटलर्जी बैकग्राउंड था, हम लोग से साथ ही ग्रेजुएट किया, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आदित्य हमेशा चाहता था कि मिलकर हम लोग कुछ अच्छा स्टार्ट किया जाए। सो 16 के अराउंड आदित्य ने
लाइक मैं भी थोड़ा परेशान था उधर, और आदित्य ने भी ऐसे जनरली पूछा कि स्टार्ट किया जाए। सो हमारे पास कुछ कुछ डिफरेंट आइडियाज थे कि किस पे कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग पे हम लोगों ने सोचा कि एक स्टार्टअप शुरू किया जाए, और इनफैक्ट हमने कंपनी भी रजिस्टर किया वेयर नाउ करके, और उसका ओवरऑल फीडबैक काफी अच्छा था। हमें योर स्टोरी ने कवर किया, हम लोगों ने डिफरेंट लाइक वॉटन बिजनेस कंपटीशन में हमें प्राइज मिला, स्टार्टअप्स में काफी अच्छा उसका नाम हो गया था। बट देन वहां पर वो बहुत ऑपरेशनल इंटेंसिव था, लाइक अभी भी वो चल रहा है, कंपनी स्टिल रनिंग। तो वो स्पेस स्टोरेज में था, बट वी सडनली फाउंड कि स्पेस की जगह अगर एनर्जी स्टोरेज करते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर लाइक सब कुछ टाई अप हो गया, हमने फिर बैटरी स्टार्ट किया। सो इन्वर्टेड वैसे 2017 में हमने लाइक कंपनी फिर वहां से रन करना शुरू किया बैटरी स्पेसिफिक। तो किस तरीके की बैटरीज करते हो राहुल? तुम ज्यादा ग्रिड साइड में हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में किस टाइप के, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, क्या कर रहे हो? एक तो सबसे बड़ा फायदा है इंडिया में काम करने का कि आपको हर जगह हाथ चलाना पड़ता है। सो इनफैक्ट लाइक हमने जब शुरू किया था तो वी स्टार्टेड विद 3 व्हीलर्स, उसके बाद हम लोग ग्रिड पे भी काम किए, उसके बाद स्मॉल स्टोरेज पे, फिर वापस ईवी में देख रहे हैं। सो ये पूरा 2-3 साल हमने लाइक हर जगह का एक स्ट्रगल होता है, और आप इवॉल्व करते जाते हो, आपको समझ में आता है कि यहाँ जाए कि ना जाए। तो ऐसे इन जनरल नंबर के टर्म्स में हम लोग जब हमने घुसे थे तो हमें लग रहा था कि हर जगह ई रिक्शा में दिख रहा था, और ई रिक्शा में हमें दिखा कि बैटरी का बहुत बड़ा स्कोप है। सो लिथियम बहुत महंगा हो रहा था, लाइक 17 में लिथियम के प्राइस पे कोई बात करता है तो जो बैटरी आपको लेड में 20,000 में मिल रही है वो 80-90 हजार से ज्यादा की मिल रही थी। तो हमें समझ में आ रहा था कि लिथियम अभी नहीं अडॉप्ट करेगा कोई। सो इन बिटवीन वी फाउंड कि एक लेड कार्बन करके एक बैटरी रहती है, लाइक एक केमिस्ट्री वो बनता है। तो लेड कार्बन नॉर्मल लेड जो बैटरी है इन टर्म्स ऑफ बैटरी काम करता है, और कार्बन कैपेसिटर टाइप का एक्ट करता है। तो लेड बैटरी जो जनरली 7-8 घंटे चार्ज करने में लगती है, लेड कार्बन क्लेम वो करते हैं, हमने देखा भी है कि 3 घंटे में चार्ज हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस काफी इनहेंस्ड हो जाता है। तो हमने उसमें स्टार्ट किया, तो वी पार्टनर्ड विद अ कंपनी कॉल नराडा। सो नराडा लेड कार्बन में एक ग्लोबली सबसे बड़ी कंपनी है, और उन्होंने खूब सारा पेटेंट उस पर निकाला है। तो हमने उनके साथ काम करना शुरू किया, और फिर वो बैटरी लेकर हम लोग जाते थे सारे तो दिल्ली में हम लोगों ने जितने ओईएम से ई रिक्शा है उनके पास जाते थे, उनको समझाते थे। और प्रोबेबली ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली हम लोगों का भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ग्रो किया कि बैटरी कैसे काम करती है, क्या कंट्रोलर होता है, क्या मोटर होता है, लेड बैटरी होती क्या है, उसमें डिफरेंट टर्म्स क्या होते हैं। और सो हमने स्टार्ट वहां से किया, 3-4 महीने हमने बहुत मेहनत किया, पर मार्केट में सिंस वो लेड बैटरी लेड कार्बन बैटरी एक ही तरह का दिखता था, सो प्राइस इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। सो पीपल वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड कि यार मेरे को यही चीज जब लेड में मिल रहा है मैं क्यों लूंगा। सो वहां से हम लोग फिर लिथियम में मूव किए। वहां पर हमने फिर बैटरी हमने ये सोचा कि बैटरी अगर बननी चाहिए तो बहुत हाई क्वालिटी बननी चाहिए। सो हमने फिर वहां पर टाई अप किया, पाइलेंटेक नाम की एक कंपनी है चाइना में। सो वो भी जनरली दे आर वर्किंग विद सोनेन, स्टोरेज में बहुत ज्यादा काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। सो ग्रिड लेवल पे हाई वोल्टेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर 700 वोल्ट का सिस्टम बनाना है, 1000 वोल्ट का। तो उस समय हमने एलजी पैनासोनिक सबसे बात किया था। पाइलन वाज द कंपनी जो हम लोग को भी समझ में आ रहा था कि ये टेक्नोलॉजी, दे वर आल्सो बिकॉज दे वो बहुत ज्यादा उनको भी इंडिया में घुसने के लिए समझने का ट्राई कर रहे थे। सो दे आल्सो स्पेंट लॉट्स ऑफ टाइम विद अस। तो इट लाइक क्यूमुलेटिव ग्रोथ हुआ हम लोग का कि ठीक है आप भी समझो, मैं इंडिया मार्केट आपको समझाता हूँ, आप बैटरी समझाएं। राहुल, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आपने यूज किए जो मैं जैसे इस स्पेस में नहीं हूं तो मुझे समझ में नहीं आए, तो थोड़ा पीछे जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब आप जैसे आप लोगों ने बोला कि बैटरी बना रहे हैं, और पहले आपने शुरुआत इस बात से की कि 2 व्हीलर के लिए बना रहे हैं या ई रिक्शा के लिए बना रहे हैं या कार के लिए बना रहे हैं, क्या फर्क है इन तीनों में? मेरा अंदाजा है ठीक है कैपेसिटी अलग होगा, पर उसके अलावा भी कोई डिफरेंस है क्या? हाँ बिल्कुल। सो बहुत वैलिड क्वेश्चन है। जनरली दो तरह की बैटरी ऐसे, अगर आप कमर्शियल स्पेस में जाएंगे तो दो तरह की बैटरियां होती है, या तो आपकी पावर बैटरी होती है या एनर्जी बैटरी होती है। ठीक है। सो पावर बैटरी, एनर्जी बैटरी वैसा होता है जिसमें जो एनर्जी ज्यादा स्टोर रखता है। सो उसमें आप ज्यादा एनर्जी की तरफ फोकस्ड होते हैं। और पावर बैटरीज जो होता है उसमें आप इंस्टेंट पावर जो रहता है उसकी तरफ ज्यादा फोकस होते हैं। तो जैसे घरों के लिए अगर मैं एक रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर बैटरी देखता हूँ तो वहां मेरे लिए पावर जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अगर पावर कट होता है या नॉर्मली मेरा वो काफी स्टेबल पावर रहेगा।
सो मैं एनर्जी बैटरी की तरफ मूव करता हूँ। और अगर मेरे को गाड़ियों में चाहिए, सो सडनली देयर इज सर्ज कि अगर मेरे को क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, तो बैटरी का साइज छोटा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बैटरी 10 दिन चल जाए, मेरे लिए एक ही दिन या 4 घंटे चल जाए, बट देन अगर मेरे को बहुत लाइक रिक्वायरमेंट है पावर का बहुत जल्दी, तो वो केटर करना चाहिए। सो अगर अगर ऐसे मैं कैटेगोरिकली देखूं तो ये पावर बैटरीज होते हैं और एनर्जी बैटरीज होते हैं कमर्शियल में। तो सब ईवीज में इलेक्ट्रिक बैटरीज ही होते हैं, पावर बैटरीज नहीं होते? एनर्जी 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 सो बैटरी। प्रणय बैटरी एक ही जैसी है प्रणय, मतलब बैटरी एक ही है इन अ वे, मतलब ऐसा नहीं है कि बैटरी में फर्क है, पर बैटरी का जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें फर्क है। तो ये बैटरी, तो आप एक बैटरी दूसरी जगह लगा सकते हो, पर वो सब ऑप्टिमल रहेगी। तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो प्रणय, तो बेसिकली पावर बैटरी इस तरह से समझो जहां पे तुमको ज्यादा करंट चाहिए होता है सडनली, तो जिसको बेसिकली पावर बैटरी राहुल बोल रहा है, वहां पे मतलब तुम फटाफट खूब सारा करंट जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, जैसे घर में तुम देखो कि घर की बैटरी में एक फर्क होता है कि चार्ज भी आराम से होती रहे, तो कोई जल्दी नहीं है ना। तो जो बैटरी है उनमें ये दोनों फर्क है, जल्दी से करंट निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो, तो क्योंकि ताकि चार्ज फटाफट कर दो। तो ये, और फिर ये टाइप की रिक्वायरमेंट्स है। और जैसा दूसरी चीज वो राहुल ने बोली कि एनर्जी डेंसिटी में भी फर्क होता है, क्योंकि घर में आपके बहुत जगह आप रख लो, इतने बड़े से जगह में आप बैटरी को, लेकिन जबकि आपकी जो कार वार में और स्कूटर में तो स्पेशली जगह इतनी कम होती है कि आप जो है कम, आप जितनी छोटी बना सको उतनी बनाओगे, तो उसकी वजह से आई मीन थर्मल इश्यूज खूब आ जाते हैं कि आप बहुत जल्दी से करंट डालते निकालते हो तो बैटरी गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इन्वर्टर में जो बैटरी होगी वो पावर बैटरी होगी, है ना? नहीं, एनर्जी, क्योंकि आपके घर में स्पेस काफी है ना, एनर्जी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक, कि आपको चाहिए कि खूब चले, मतलब 8 घंटे चले तो बहुत अच्छा है ना। और लेकिन आप कितने जो भी करंट ले रहे हो, 1 किलोवाट की बैटरी आप 1 किलोवाट लेते रहोगे कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट, है ना। जबकि आप हल्का सा फ्लाईओवर पे चढ़े, आपकी गाड़ी को एकदम से खूब सारा टॉर्क चाहिए, वो खूब सारा करंट खींचेगी। बिल्कुल। तो उस तरह से आपको ये एक फर्क होता है। ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, लेकिन राहुल तुम ये थर्मल इश्यूज के बारे में थोड़ा बोलना चाहोगे? हाँ, सो अभी जनरली आप बैटरीज के साथ क्या हो रहा है कि जैसे आपने बताया, सौरभ ने बताया कि बैटरी लोग कॉम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो रिक्वायर उनका दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बैटरी कहीं भी यूज हो सकती है, आपको एक वोल्टेज जनरेट करना होता है जिसके थ्रू करंट आए। सो ये है कि आप एक बैटरी कहीं भी यूज कर सकते हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो फिट होता है कि नहीं एप्लीकेशन, क्योंकि वो एक तरीके से तो आपका वोल्टेज करंट सोर्स है, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मैं घर वाला लेड बैटरी जो रहता है, मैं उसको साइकिल में नहीं लगा सकता हूँ। अगर साइकिल में लगाना हो तो बैटरी पतली होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो वहां लिथियम, वो एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो इंपॉर्टेंट होते जाता है। तो चल तो वो लेड से भी सकता है, लेकिन वो भारी हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी उसका काफी कम है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम कॉम्प्रेस करते जा रहे हैं बैटरीज को, होता क्या कि आप रिएक्शन को बहुत क्लोज्ड स्पेस में करना चाह रहे हैं, सो गर्म होते जाती है बैटरी। मतलब सिमिलर जैसे कंप्यूटर के साथ हमने देखा था कि पहले जैसे जैसे आप कंप्यूटर कंप्रेस करते जाते हैं, तो उसमें फिर जो कंप्यूटर जल्दी गर्म हो जाता है, और फिर आप उसके अराउंड आप इजाद करते हैं, यू डिस्कवर कि कैसे उसमें ठंडा, कैसे कूलिंग किया जाए। सो बैटरीज आर ऑल्सो सीइंग सिमिलर थिंग। अभी जैसे आपने खूब सारा सुना होगा कि सैमसंग की बैटरी जैसे जल गई थी, या टेस्ला का कार जल गया था। तो हो क्या रहा है कि हम एक कॉम्पैक्ट सिस्टम बना रहे हैं, और लेड जो होता है, जो ट्रेडिशनल जो लेड बैटरी हम लोग घरों में देखते हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि वो बहुत स्लो, वो ऐसा स्लो बैटरी है कि उसमें आप स्लो चार्ज दे सकते हैं, स्लो चार्ज निकाल सकते हैं। पर अभी जो करंट लिथियम बैटरीज जैसे आ रही है, तो उसमें आप बहुत जल्दी चार्ज निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी चार्ज डाल सकते हैं। रिएक्शन जितना तेज होता है, हीट फ्लक्स, जो हीट उसके अराउंड जनरेट होता है, वो उतना बढ़ते जाता है। तो थर्मल में इसी कारण एक इश्यू आ रहा है कि लाइक थर्मल एक इंटीग्रल पार्ट हो जा रहा है कि बैटरी आप बहुत जल्दी चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है तो बैटरी फटने का, जलने का प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए एक बैटरी जो लिथियम बैटरी है, उसके साथ आप एक कंट्रोल सिस्टम, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कहते हैं, कि आप उसको चाहते हैं कि इस लिमिट के अंदर ही ऑपरेट करे, इससे ज्यादा गर्म ना हो, तो उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल आप ब्रेन लगाते हैं। आप ये समझते हैं कि वो कितना गर्म हो रहा है, किस पॉइंट पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा एक तरह से एनवेलप हो जाता है कि आप थर्मली उस बैटरी का क्या क्या देख सकते हैं। और यही नहीं प्रणय, गर्मी से जो है बैटरी की लाइफ में भी बहुत फर्क आता है। तो अगर आप बैटरी को चलाएं जबकि बैटरी गर्म रहेगी,
तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। हाँ और हाँ, ये भी हाँ, ना ही लाइफ कम होती है, उस समय का चार्ज भी, उसमें चार्ज एक्चुअली उल्टा होता है, कभी कभी ज्यादा मिलता है और बढ़ जाता है। आपको ज्यादा देर चलती है तो कभी कभी आपको अच्छा लग सकता है कि ये तो मैंने 80 किलोमीटर वाली बढ़ गाड़ी जाता है। खरीदी हाँ थी, ये 100 चल रही है, हाँ लेकिन फिर वो माइलेज हाँ बढ़ गया। माइलेज बढ़ गया, पर 3 साल की जगह वो चलेगी फिर 2 साल ही। हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जनरली जैसे सौरभ ने अभी बताया कि आपका जो बैटरी एक और वर्ड जो बहुत आप अगर कभी भी बैटरी में आप बात करेंगे तो एक साइकिल लाइफ के टर्म्स में बात होती है। साइकिल लाइफ इसलिए क्योंकि आप ये नहीं बताते हैं कि कितने दिनों तक चलेगा। आप एक दिन में बैटरी को अगर 5 बार चार्ज डिस्चार्ज कर देते हैं तो ओवरऑल वो ईयर एज कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग साइकिल लाइफ के बारे में मतलब इन टर्म्स ऑफ ऐसे बात करते हैं कि एक चार्ज डिस्चार्ज। अब जैसे हाई टेम्परेचर पे जैसे 45 डिग्री पर अगर मैं देखता हूँ तो उसका जो साइकिल लाइफ है दैट कैन बी एज बैड एज लाइक हाफ हो सकता है, जो मैं अगर 25 डिग्री पर अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इंडिया अभी जितने बैटरीज आप ये देखोगे कि ज्योग्राफिकली जो बन रहे हैं वो बैटरीज यूज हो रहे बैटरी ऑपरेटेड कार वो जनरली ठंडे देशों में या जहां पर टेम्परेचर 25 तक रहता है। जैसे चाइना का टेम्परेचर इस मामले में काफी सही है कि 25 डिग्री पे रहता है, पर इंडिया में ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, तो इसीलिए थर्मल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएस और यहाँ पर परेशानी है कि वहां पे सब 0 डिग्री, तो वहां ठंड से बैटरियों को अलग परेशानी होती है कि आप अगर कम टेम्परेचर पे ले जाते हैं तब भी लाइफ कम होता है। तो वहां पर वो लोग इस चीज पर काम कर रहे हैं कि कैसे गर्म रखा जाए, और इंडिया में ये काम किया जा रहा बिल्कुल। है या काम करना होना जरूरी है कि आप उसको कैसे ठंडा रख सकते इसीलिए लोग कहते हैं सबसे ज्यादा ईवी हैं। स्टार्टअप बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी बैटरी ठीक चलने लगती है। उसका ये भी रीजन है कि बैंगलोर में जनरली जनता को टेक्नोलॉजी ज्यादा समझ में आता हाँ, है। तो राहुल आप गलत जगह पर है। पर वैसे फिर ये बात भी करनी थी मुझे कि जो अब एनर्जी डेंसिटी डिफरेंस तो आपने बताया, हाँ इसके अलावा एक और चीज रहती है। दो मॉडल है इसमें ना, कि बैटरी को रिप्लेस कर देंगे या फिर बैटरी को एक चार्जिंग पॉइंट से चार्ज करेंगे किसी भी गाड़ी में। तो इन दोनों इस डिफरेंस के बिना पर भी क्या बैटरी का खुद का शेप और कैरेक्टरिस्टिक अलग होना चाहिए क्या? मतलब अभी इस पे काफी सारा डिबेट चल रहा है। जो स्वैपिंग मॉडल आप जो कह रहे हैं वो एक तरह से कि स्वैपिंग है या ट्रेडिशनल चार्जिंग मॉडल, ये दो मॉडल हैं जिसपे हम्म। काफी सारे डिस्कशन चल रहे हैं। इनफैक्ट नीति आयोग ने स्वैपिंग मॉडल प्रपोज किया था, और कुछ लोग हैं जो बहुत एंटी स्वैपिंग मॉडल हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, पर हाँ अगर आप एक मॉडल अगर चुनते हैं तो आपका बहुत सारा जो बैटरी का अर्गोनॉमिक्स होता है, जो शेप साइज होता है वो उस पर डिफाइंड होता है। सो अगर जैसे कि बाइक या छोटी गाड़ियों में बाइक या साइकिल, इधर की जो बैटरी रहती है उनका वेट आपका जनरली 10 केजी, 15 केजी, 12 केजी, इस रेंज में रहता है। सो वहां पर इट इज इजियर कि आप उठाएं, स्वैप करें, चार्ज करें, क्योंकि बैटरी अभी भी जो जनरली मार्केट में ट्रेडिशनली अवेलेबल है वो अभी 3 घंटे 4 घंटे चार्ज करने पर चार्ज होती है। 2 घंटे लाइक बेस्ट केस में 2 घंटे लाइफ उससे अच्छा बचा हुआ रहता है। सो अगर आपको अर्जेंट नीड है या फ्लीट मैन्युफैक्चरर है जैसे वो या कोई भी, आप बैंगलोर में तो काफी सारे बाउंस बहुत सारे फ्लीट मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनके लिए ये जरूरी रहे वो 2 घंटे उनके लिए लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा। सो फॉर देम इट वुड बी इजियर कि वो स्वैप कर सकें। क्योंकि आपकी गाड़ी भी अटक गई ना 2 घंटे के लिए। हाँ 2 घंटे, तो इसीलिए वो स्वैपिंग मॉडल पे जाएंगे। पर ई रिक्शा वाला जिसको अगर दिन में गाड़ी चलाना है तो उसके लिए जो अगर बड़ी बैटरी आती है वो एक बार में 80 किलोमीटर एक चार्ज में चली जाती है, और रात को वो चार्ज कर सकता है और चला सकता है। पर वहां पर भी दो ओला और बहुत सारी कंपनी है जो स्वैपिंग मॉडल ट्राई कर रहे हैं। सो स्वैपिंग में ये फायदा हो जाता है कि आप इंस्टेंट लाइक आप इंस्टेंट चार्ज पूरा का पूरा 2 घंटे आप बचा पाते हैं एक बार में। लेकिन चैलेंज ये है उसके साथ कि बैटरी में फटीग बढ़ जाता है। तो आप जैसे एक तो ये रहना चाहिए कि आपकी बैटरी छोटी रहनी चाहिए, उसको आराम से उठा सकें, उसके कनेक्टर्स और ये सारे सही होने चाहिए। फिर धूल और इससे अगर जैसे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि धूल और कंकड़ ये सब सारे बहुत सारी चीजें अगर वो कनेक्टर में फंसते हैं तो कनेक्टर आपके खराब हो सकते हैं। बट तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि कैसे वो इम्पैक्ट करता है। सो अगर मेरे को स्वैपेबल बैटरी चाहिए या छोटी बैटरी चाहिए, सो आप हाई एनर्जी डेंसिटी की तरफ जाएंगे। दूसरा आप ऐसा शेप देखेंगे जिसमें हीट, जैसे अभी हमने थर्मल पे बात किया कि वो थर्मली स्टेबल रहना चाहिए। तो डिजाइन वाइज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कैसे आप डिजाइन कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, किस शेप का बना रहे हैं, उसमें कौन सा सेल ले रहे हैं, आप
कितने एमएएच का, जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं कि आप हाई एमएएच का सेल लेंगे जो ज्यादा पावर दे सके, ज्यादा एनर्जी दे सके। तो प्रणय जो इसमें, और इसमें फिर से मैं वो थर्मल वाली चीज बड़ी एक इम्पोर्टेंट है। तो स्वैप, और आप देखोगे बैटरी अगर आप गाड़ी के ऊपर डालो ना, तो एक जो बड़ा बड़ा फैक्टर इसमें ये भी होता है कि टिपिकली हम चाहते हैं हम चार्ज जल्दी से करें ताकि बैटरी फटाफट यूज हो जाए। एक आइडल रिसोर्स तो नहीं आप रखना चाहते ना। एक बार बैटरी डिस्चार्ज, बैटरी तो किसी काम की नहीं है ना, उसको फट से चार्ज करना है। तो जब हम फट से चार्ज करते हैं तो वो गर्म बहुत होती है। तो एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज के टाइम पे, यानी कि यूज के टाइम पे जितनी गर्म होती है, अगर जल्दी से उसको जो चार्ज करते हैं उस टाइम पे उसकी गर्मी काफी ज्यादा है। अगर आप जल्दी जल्दी चार्ज कर रहे हैं तो अब इसका ये मतलब है कि आपको उसको ठंडा रखना है। तो अब ठंडा रखने के लिए आप जो सिस्टम लगाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में है बैटरी तो आपको हर गाड़ी में एक ठंडा रखने वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। और अगर आप स्वैपिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ चार्जिंग स्टेशन में लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैटरी स्वैपिंग इकोनॉमिक्स का, कि आप जो है अपने ठंडा करने वाला एपरेटस एक जगह पे एग्रीगेट कर सकते हैं जब आप स्वैपिंग करते हैं। और आप गाड़ी के ऊपर आपको बहुत ज्यादा चीजें इस तरीके की लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा जो चीज है, आपको चार्जर भी हर बैटरी में लगाने की जरूरत नहीं। तो काफी बार जो बैटरी जब ऑनबोर्ड चार्ज करते हैं तो हम ऑनबोर्ड चार्जर लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ प्लग चाहिए, आप कहीं भी गए आपने प्लग में लगा दिया, चार्जर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्वैपिंग कर रहे हैं तो आपकी बैटरी में चार्जर की जरूरत ही नहीं है। चार्जर आपका सिर्फ स्वैपिंग स्टेशन पे हो सकता है। ठीक है। और अक्सर जो गर्मी काफी प्रोड्यूस चार्जर भी करता है, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी हीट डिसिपेशन से खूब गर्मी प्रोड्यूस होगी। तो वो एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है। हाँ, जो भी फोन चार्ज करता है उसको पता है ये। हाँ, आपका हाथ जल जाता है प्रैक्टिकली। अब आप सोचो अगर आपका फोन का चार्जर फोन के अंदर ही फिट हो तो आपका फोन कभी इतना कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये थोड़े से जो है स्वैपिंग वर्सेस इसके जो है ये काफी सारे, मतलब मैंने अक्सर देखा है कि जो इस ईवी की दुनिया में है वो समहाउ थर्मल इश्यूज जो है वो एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करते हैं सारी चॉइसेस में। और स्पेशली इंडिया में जहाँ गर्मी खूब है। मतलब हम एक कस्टमर से बात कर रहे हैं जो ये बोलता है कि ठीक है, हमारा जो भी रिकॉर्डेड टेम्परेचर होगा, वो कहता है यार मेरा वेयर हाउस गुड़गांव में जो है वहां पे 52 डिग्री जाता है टेम्परेचर गर्मियों के टाइम। तो वो 52 डिग्री तो बाहर का टेम्परेचर है हवा में। अभी वो क्लोज होके अंदर का जो टेम्परेचर सीमेंट वीमेंट गरम गरम हो के तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और 60-65 के ऊपर एकदम बैटरी की लाइफ डिग्रेड करने लगती है। 60-65 पे बैटरी एक्चुअली काफी बुरा भी हो जाता है, बॉम्ब भी बन सकता है। अगर आपने 70-75 पे फट सकती है। हाँ, फट सकती है एक्चुअली। अच्छा। आग लग जाती है। हाँ, फटती क्या नहीं, बेसिकली आग लग जाती है बैटरी में, वो फटती नहीं। और लिथियम आयन बैटरी की एक चीज है, मैंने उसको बुझा नहीं सकते, आपको जल के उसको खत्म होने देना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते एक बार आग लग गई तो। अच्छा। हाँ, आपको वेट कर, क्योंकि लिथियम खुद ही जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की सप्लाई वेट रोक देंगे तो आग बंद हो जाएगी। वो लिथियम ही है जो जल रहा है, तो आपको वेट करना है। जब सारा लिथियम जल जाएगा लिथियम आयन बैटरी का, तब वो आग बुझेगी। तो ठीक है, अब ये बैटरी और स्वैपिंग के बारे में तो बहुत सारे सवाल है मेरे पास, लेकिन पहले शुरुआत से शुरू करनी थी, तो हम लोग वापस उस मुद्दे पे आते हैं कि पहले तो ये ईवीज के बारे में थोड़ा ओवरव्यू चाहिए कि मतलब पहले ऑटोमोबाइल, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही थे और उसके बाद सीधे पिछले 10 साल में वापस एक कमबैक हुआ है। हम लोग बहुत बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बदलाव क्यों आया, हम लोग क्यों बात कर रहे हैं अभी इस बारे में? 2 रीजन रहा है। एक तो जब स्टार्ट हुआ था तो ईवी से स्टार्ट हुआ था, पर उस समय टेक्नोलॉजी जो थी आपकी वो उतनी कॉम्पैक्ट नहीं थी। तो सबसे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन जनरल सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप उसको किसी भी डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट रहता है, जो अभी लाइक बैटरी में कॉम्पैक्ट रहता है। तो उस समय ये सेम चीज अवेलेबल नहीं थी बैटरियों में। इधर 10 सालों में जितना काम हुआ है, इनफैक्ट नोबेल भी मिल गया अब तो वो उस समय उतना हुआ नहीं था। प्लस ऑयल भी चीपर था। तो आई थिंक ये 2 रीजन। और फिर एक डायरेक्शन में रिसर्च चलता है तो लोग उसी डायरेक्शन में पूरा का पूरा लाइक मास मूवमेंट होता है। तो अभी वो चीज ईवी में चल रहा है। एवरीवन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे प्रणय बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू में तुमने जैसा बोला कि जब कुछ 1880-90 वगैरह में ऑटोमोटिव आए थे, तो वो पहले तो सब मोटर और बैटरी से ही चलते थे। और लेकिन ठीक है, जैसे राहुल ने बोला बैटरी बहुत बल्की थी, पता नहीं उनकी रेंज भी बहुत कम होगी उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली बैटरी का एक नुकसान तो था। और तेल भी तब नया नया ही आया था दुनिया में।
एटलीस्ट ये पेट्रोल पंप वगैरह टाइप की चीज नहीं थी। और उस समय इनफैक्ट ये जो हमारे इंजन थे ना, उनमें एक गड़बड़ थी जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग प्रिफर करते थे। उस समय स्टार्टर नहीं था। तो तुमने पुरानी अगर कभी कोई साइलेंट मूवीज देखी होंगी चार्ली चैपलिन वगैरह की, उसमें वो जाके आगे ना क्रैंकशाफ्ट घुमाता है इंजन को स्टार्ट करने के लिए, ठक ठक ठक। हाँ, क्रैंकशाफ्ट घुमाता है, हाँ बिल्कुल याद है। हाँ ठीक है, तो वो आपको क्रैंकशाफ्ट घुमाना पड़ता था, और कभी कभी वो क्रैंकशाफ्ट झटका देगा तो चार्ली चैपलिन उछल के पीछे गिर जाएगा। ये असली में होता था उस जमाने में। ठीक है, तो वो कुछ 1910-15 वगैरह में किसी आदमी ने फाइनली स्टार्टर का इन्वेंशन किया, जब सिर्फ आपको एक चाबी घुमानी होती थी और इंजन चल जाता था। ठीक है, जहां पे आपने बैटरी लगा ली इंजन को स्टार्ट करने के लिए। हाँ, तो ये जो एक इन्वेंशन हुआ, उसके बाद आईसी इंजन बेसिकली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक के आगे निकल गया एक तरह से गाड़ियों के मामले में। और एनर्जी डेंसिटी उसके बाद में मेजर फैक्टर है। मतलब तेल, 1 लीटर तेल जो है वो बेसिकली कुछ 200 किलो की बैटरी के बराबर होता है। ठीक है, तो खासकर लेड एसिड वगैरह में, लिथियम आयन में भी मेरे ख्याल से 30-40 किलो की बैटरी के बराबर होगा, है ना। तो सोचो कहाँ 1 किलो तेल है, हाँ, और कहाँ 30-40 किलो की बैटरी है। वो आज के जमाने में की जो बढ़िया बैटरी है उनका ये वो है। तो एनर्जी डेंसिटी इतनी अच्छी है फॉसिल फ्यूल की कि वो कहीं जाने वाला है नहीं जल्दी। और यहाँ पे तुम देखोगे इनफैक्ट जो ये रेवोल्यूशन आया इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का ही हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की वजह से ही ये बैटरियां छोटी हुई, लैपटॉप्स वगैरह की वजह से। इनफैक्ट इलॉन मस्क का एक जो सबसे बढ़िया इंसाइट था कि उसने कहा ये जो लैपटॉप में सेल होता है मैं यही क्यों ना यूज कर लूं। तो ये इलॉन मस्क पहला आदमी था जिसने ऐसा सोचा, क्योंकि वरना गाड़ी वाले अपनी दुनिया में रहते थे और सिलिकॉन वैली वाले अपनी दुनिया में। इलॉन मस्क क्योंकि सिलिकॉन वैली का आदमी गाड़ी की दुनिया में आया, तो उसने कहा यार ये लैपटॉप के सेल इतने अच्छे हो गए, इसी को मैं कार में क्यों नहीं डाल दूं। तो उन्होंने, क्योंकि लैपटॉप का इतना बड़ा मार्केट दुनिया में बन गया था, जिसकी वजह से वो सेल बहुत अच्छे होते गए। और हम तो मतलब अपने हाथों में लैपटॉप रखते हैं, गोद में रखते हैं, तो उनमें काफी काम हो चुका था उन टाइप के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी और उनकी बैटरीज में भी। तो सेम हमने बेसिकली ये लैपटॉप की का जो प्रोलिफरेशन है उसने ईवी की दुनिया को पावर किया है फाइनली। दिलचस्प। और ये जैसे अब पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज वगैरह इसके बारे में भी बात चल रही है, तो उसका भी कुछ योगदान रहा है क्या कि ईवी सडनली अब लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमें बदलना ही है, सरकारों का रुख भी बदल रहा है, उसका भी कुछ इफेक्ट हुआ होगा क्या? डेफिनेटली, मतलब पुल फैक्टर तो वहीं से है, लेकिन वो कोई आज से नहीं है ना। से हमको ये सोचना है कि क्लाइमेट चेंज की बात तो 90s से चल रही है ना। और लोगों को पता है कि गाड़ियां सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग चीज है, तो उस पर काम तो चल ही रहा था, सब्सिडीज भी कम नहीं थी। पर फाइनली एक तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन की जरूरत थी, और दूसरा किसी एक बोल्ड एंटरप्रेन्योर जैसा टेस्ला ने जो किया, वो एक बोल्ड एंटरप्रेन्योर की जो कि थोड़ा हटके सोचा जिसने, उसकी जरूरत थी। आई मीन अगर टेस्ला नहीं आई होती तो मुझे लगता है कि ईवी रेवोल्यूशन एटलीस्ट काफी साल पीछे तो होता। फाइनली होता तो है ही सभी कुछ, ऐसा कोई नहीं कि एक आदमी की वजह से होता है। हाँ, उसने फैंसी तो बना दिया, पर हाँ एक ये भी साइड था कि चाइना ने इटसेल्फ लाइक क्लोज्ड लूप, लाइक क्लोज्ड एनवायरनमेंट, क्लोज्ड वॉल में काफी काम किया है। सो टेस्ला दो हम लोग टेस्ला ने काफी ड्राइव किया है मार्केट, पर चाइना लाइक अगर आप जाते हैं और वहां देखते हैं, जैसे शेंजन में अक्सर अभी बैटरी समझने जाता हूँ, उस पूरे शहर में 100% ईवीज चलते हैं। और हाँ बिल्कुल, वहां पर नॉर्मल आपके जो पब्लिक बसेस जो हैं जितने भी हैं वो सारे इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और चाइना में यही होता है कि वो पॉलिसी लाइक काफी फ्यूचरिस्टिक देखते हैं सो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो उन्होंने 2012-11 में ये देखा कि बैटरी का फ्यूचर आने वाला है। सो इनफैक्ट हम लोग ऑप्टिमम नैनो करके कंपनी थी, काफी बड़ी कंपनी थी, उधर मिलने गए थे, उनके चेयरमैन से भी हमारी बात हुई थी। सो उधर के कुछ साइंटिस्ट से बात कर रहे थे, उनका पर्सपेक्टिव समझने का ट्राई कर रहे थे कि क्यों आपको लगता है कि बैटरी चाइना इतना जल्दी कैसे ग्रो कर गया। तो उनके दिमाग में ये था कि हमने पहले बहुत सारे वेव मिस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिक कार का जो नॉर्मल कार था, उन्हें लगा कि दुनिया में जर्मनी और यूएस के कार और सभी जगह कार आ गए, पर आप कोई भी चाइनीज कार ऐसे जनरली सुनेंगे नहीं। अभी 1-2 नाम आप जानते हो। वही जर्मनी और यूएस से ज्यादा उनको ये चुभता है कि जापान और साउथ कोरिया आगे निकल गए उस मामले में और वो रह गए पीछे।
हाँ, तो उन्होंने फिर वो देखा कि कोरिया और ये सभी आगे बढ़ गए, तो हम कैसे आ सकते हैं। तो उन्हें ये दिखा कि इलेक्ट्रिक एक चीज है जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, कोई नहीं घुसाया अगर हम आज प्लान करते हैं तो 5 साल बाद। और इनफैक्ट वही हुआ कि आप देखें BYD, CATL, इन लोगों ने कंपनीज बनाए, और एक साइड टेस्ला, लाइक मस्क उधर काम कर रहा था, और इस साइड इन्होंने पूरा का पूरा नेटवर्क बना दिया कि अगर बैटरी अगर दुनिया में बिकनी है तो यहीं से क्यों हो। और जो कोरिया वाला फैक्टर, कोरिया जापान वाला आपने बताया, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो हुआ, कोरिया जापान जनरली NMC पे काम कर रहे थे, और फिर चाइना को ये लगा कि NMC पे अगर हम घुसते हैं तो हम कभी कॉम्पीट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले एनएमसी मतलब? सो बैटरीज जनरली लिथियम बैटरी के 3-4 अलग अलग केमिस्ट्री हैं, अच्छा। लिथियम फैमिली के। कुछ निकल मैग्नीशियम रहते हैं, कुछ फेरस फॉस्फेट रहते हैं, 2-3 लाइक अलग अलग। ये NMC निकल, मैंगनीज और कोबाल्ट हो गया प्रणय। ठीक है। तो इसके लिए इसमें बोलते हैं ना कि ये जो ये छोटे इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, जो मटेरियल लगते हैं, लेकिन ये मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सब के दाम बहुत बढ़ गए हैं अभी मार्केट में। हाँ, तो वहां पर फिर वैसा हुआ कि चाइना को दिखा कि NMC जो केमिस्ट्री है उस पे जापान और कोरिया ने काम किया हुआ है, तो उन्होंने फिर LFP पर काम करना शुरू किया, लिथियम फेरोफॉस्फेट, तो उस पे उन्होंने काफी काम किया। सो इधर 10 जो आपका जो इनिशियल क्वेश्चन था कि पहले तो एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली उनको, लाइक वो इजी टू सेल होता है ना, एक तो दोनों चीज होता है, ऑफ कोर्स उससे पोल्यूशन कम। अभी जो डेटा, जो करंट डेटा आ रहा है उसमें ये होता है कि जब गाड़ियां रोड पर चल रही हैं उससे एमिशन जो है वो क्वांटिटेटिवली दे हैव शोन कि पीपल, रिसर्च हैव शोन कि वैल्यूज कम हुए हैं। और साथ में इट इज इजी टू कन्विंस पीपल। मैं अगर गाड़ी देखता हूँ, जैसे दिल्ली में आप देखिए दिसंबर और नवंबर का समय, जब पूरा हवा आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, आपको उस समय कोई सॉल्यूशन बताया जाए तो यू विल गो फॉर दैट। लाइक आपको लगेगा कि ईवी अगर नहीं दे रहा है, अगर उससे बाहर एमिशन नहीं हो रहा है, तो आई विल ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर दैट। तो वो 10 सालों में उस पर खूब सारा लाइक डिस्कशन, लोगों का पोल्यूशन और ये सारे चीज एक साथ मिलकर उनको पुश किया, प्रोपेल किया। हाँ, तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों शायद उनका एक मिलन हो रहा है अब बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल। पर, है ना? हाँ, तो ठीक है, अब ये तो समझ गया कि क्यों ईवीज डिमांड में आ रहे हैं। तो आज की डेट में ये सवाल आप दोनों के लिए है कि किस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और क्या परसेंटेज है सेल्स का, मतलब आजकल कितने बिक रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? ये थोड़ी हाइप है कि असलियत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग सोच सकते हैं 10 साल में 20-30% हमारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी? सो जनरली मेरे को 2 व्हीलर 3 व्हीलर का काफी अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। इनफैक्ट कार्स का प्रोबेबली सौरभ ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। सो 2 व्हीलर 3 व्हीलर तो आप ऐसे भी जनरली देखते होंगे कि सड़क पे ई रिक्शा बढ़ गए हैं। तो इंडिया में टोटल मिलाकर 7-8 लाख ई रिक्शा होंगे। सो दैट इटसेल्फ सेज कि इतने सारे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चल रहे हैं, 7-8 लाख है। सो जनरेट रेवेन्यू जनरेट कर, तो ई रिक्शा को जनरली ईवी देखते नहीं है, बट टेक्निकली इट इज ऑल्सो ईवी। तो अगर 8 लाख गाड़ियां चल रही हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज लाइक ऑलरेडी अडॉप्टेशन की ईवीज हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं। सो ये जनरली लेड बैटरीज ऑपरेटेड व्हीकल्स थे। लिथियम इंडिया में अभी शुरू हुआ है, सो वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। 2 व्हीलर में कंपनीज लाइक हीरो और ये बड़ी कंपनी है, देयर दे आर सीइंग सेल्स ऑफ 7-8 हजार गाड़ियां बिकती है महीने में। प्रॉपर ईवी है, देयर इज नो पेट्रोल बेस्ड नहीं, IC नहीं है वो। सो उसमें आपकी लिथियम लगी रहती है और स्कूटी बिकती है। तो अब वो इस साल प्रोबेबली लास्ट कुछ साल तक हाइप, लाइक डिस्कशन ज्यादा हो रहा था, मार्केट में सेल्स उतना नहीं था। पर अब आई थिंक इस साल सेल्स हुआ है, और अगले साल भी देयर वुड बी अपटेक, गवर्नमेंट भी पॉलिसी लेकर आ रही है। दिस इज फॉर 2-3 व्हीलर। तो प्रणय यहाँ पे आई मीन तो कार्स के लिए नंबर बहुत ही बहुत ही घटिया है, कोई 2% या उससे कम है थोड़ा, इनफैक्ट आज की डेट में। मतलब सौरभ, जैसे तकरीबन एक महीने में कितने 11,000 के करीब मारुति की कार सेल होती है, जैसे मैंने देखा था। मारुति स्विफ्ट या ऐसा कुछ। तो खैर तो अभी मारुति तो खैर कोई है ही नहीं, क्या कहते हैं, मार्केट में। लेकिन हाँ, अगर 11,000 हो रही है तो कहीं पे कोई बेसिकली इलेक्ट्रिक कार बेच रहा होगा 20-25 टाइप से। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, तो संख्या बहुत ही कम है। मतलब हिंदुस्तान में सबसे पहले रीवा आई थी, आपको याद होगा। लेकिन और पायनियरिंग कार थी, बैंगलोर से ही इलेक्ट्रिक कार, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी होती थी, यूरोप में भी बेची गई। लेकिन कुल मिला के कुछ हजारों में, पूरे उनकी लाइफ टाइम में कुछ हजारों में बिकी।
खैर उसका अब जब उसको महिंद्रा ने टेक ओवर किया उसके बाद अभी ऑब्वियसली बढ़ गई। अभी आप देखेंगे बैंगलोर में टैक्सी सर्विस है लिथियम नाम से, तो वो टैक्सी सर्विस सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल की टैक्सी सर्विस चल रही है। तो इस तरह से नंबर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही कम है। दूसरा यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक सौरभ एक सेकंड, उससे एक सवाल था। जैसे अभी आपने बताया कि ये रीवा चल रही है और एक बजाज क्यूट भी चल रही है, रास्ते में बैंगलोर में दिखते हैं, पर ये सब गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी गंदी क्यों दिखती है और इतनी छोटी सी रहती हैं, पतली सी रहती हैं, उससे ही लोग नहीं खरीदेंगे मुझे तो ये आपने बहुत ही मतलब एकदम नस पकड़ ली है। यही नस इलॉन मस्क ने 2005 में पकड़ी, जिसकी वजह से दुनिया बदली। तो इससे पहले आप देखेंगे जो दुनिया में भी जो फेमस एक हाइब्रिड कार थी पहले, वो थी टोयोटा की प्रियस। वो भी देखने में थोड़ी ऐसी अजीब वो गरीब सी कार है, ठीक है। तो समहाउ ना मतलब लोगों को ये लगता था कि शायद जो लोग बना रहे होते थे और जो लोग ये एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा चिंता विंता कर रहे हैं, उनको लगता था वो तुम तो गाड़ी खरीदोगे क्योंकि तुम तो एनवायरनमेंट के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, है ना। तो तुम तो इसलिए गाड़ी खरीद रहे हो। लोगों का ऐसा माइंडसेट ऐसा था कि भाई एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्मल डीजल गाड़ी वाड़ी एकदम पावर के हिसाब से आदमी गाड़ी खरीदने क्यों जाता है, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है, क्या एक्सिलरेशन है, टर्निंग में बड़ा मजा आता है। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदना चाहते हैं? अरे मुझे दुनिया की बड़ी चिंता है, ठीक है, प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अब आप लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना, एक स्टेटेड प्रेफरेंस होती है और एक रिवील्ड प्रेफरेंस होती है। तो दुनिया की चिंता बड़ी सबको है, फिर फाइनली लोग जब गाड़ी खरीद, स्टेटेड और रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाँ बिल्कुल। हाँ फाइनली आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये देखने में तो लेकिन अच्छी नहीं लग रही है ना। हाँ, लोग क्या बोलेंगे देखते। सबसे ज्यादा गाड़ी लोग जब खरीदते हैं तो एक गाड़ी आपका एक फैशन स्टेटमेंट होता है, आपकी एक पर्सनैलिटी का भी स्टेटमेंट होता है। तो ये चीज लोग समहाउ जो ये इको वॉरियर वाले लोग थे ये भूल गए। बिल्कुल, उनको लगता था कुछ भी बेच दो इन लोगों को। तो वो ऑप्टिमाइजेशन वो इस तरह से करते थे कि भैया गाड़ी को बहुत हल्का रखना है, ठीक है, और सस्ता रखना है। अब गाड़ी की जो मेन टेक्नोलॉजी है बैटरी और ये इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महंगी है कंपेयर टू डीजल कार्स। तो वहां पे सारे पैसे लग जाते हैं, फिर जो थोड़े मोटे पैसे बचते हैं उसको जो ऊपर की गाड़ी की साजो सज्जा में खर्च करते हैं। तो वो गाड़ी के इकोनॉमिक्स में जो गाड़ी के लुक्स हैं, जो उसका मटेरियल है और जो उसको बनाने का प्रोसेस है, उसमें वो कहेगा यार ये हल्का सा ये जो लाइन है ये लगाने में कुछ 1000 रुपए लगेंगे, छोड़ना बचा लेते हैं। हाँ, इसकी जगह एक सेल और डाल देते हैं गाड़ी में, थोड़ी 1 किलोमीटर और चल जाए, ठीक है। तो ये इलॉन मस्क पहला आदमी था जिसने कहा था नहीं, ये थोड़ी है कि ये आदमी गाड़ी तो इसलिए ले, तो उसने ऐसी गाड़ी बनाई जो सब लोग चाहते थे। हाँ, BMW चलाने वाला आदमी बोलता था नहीं मुझे टेस्ला चाहिए। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, इसलिए क्योंकि वो गाड़ी अच्छी है। बिल्कुल, है ना। तो ये उन्होंने एक माइंडसेट चेंज किया और उसका लेकिन माइंडसेट चेंज करने के लिए उनका एक ये भी था, ही स्टार्टेड फ्रॉम द लग्जरी मार्केट। महंगी गाड़ी है ना बहुत, तो उन्होंने लग्जरी साइड से स्टार्ट किया और उसके बाद में धीरे धीरे मॉडल्स बनाते गए। जो वॉल्यूम आता गया तो सस्ते मॉडल बनाते जा रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों में इस तरीके की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी किसी ने बनाई नहीं। तो सारे लोग जो हैं वो इस तरह से चलते हैं। मतलब वो रीवा में आप देखोगे तो अंदर जो एक बैटरी और एक मोटर है उसमें सारे पैसे चले गए, उसके बाद वो गाड़ी ऑलमोस्ट थोड़ी डब्बा जैसी है। बिल्कुल, हाँ। तो कुछ उसमें बचा ही नहीं है। तो ये तो एक है प्रॉब्लम की चीज। और इंडिया में एक और चैलेंज है, जैसे आप बहुत सही सौरभ ने बताया, ग्लोबली लोग क्योंकि ये देख रहे थे कि कैसे उसको हम ये मतलब वो इन्वायरमेंट के एंगल से बना रहे थे, वो ये देख रहे थे डिजाइन और लग्जरी के एंगल से नहीं बना रहे थे। इंडिया में चैलेंज था कि कोई ओरिजिनल डिजाइन पे काम ही नहीं करता है। तो अभी भी ई रिक्शा में भी अगर सेम चीज पूछा जाए कि चलो ठीक है, ई रिक्शा में लोग अच्छा ई रिक्शा क्यों नहीं बना रहे हैं, अगर मैं जितने ई रिक्शा ओईएम से मिला उनसे अगर आप पूछे कि डिजाइन क्यों आपने ऐसा डिजाइन क्यों किया, तो दे वोंट हैव आंसर। मतलब या तो किसी एक्स ने बना दिया इसलिए वैसा कर दिया, और उसके बाद कभी इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ क्योंकि उसको कभी हमने तवज्जो नहीं, लाइक वही एग्जैक्टली कि कभी सोचा नहीं कि इसको कैसे सुधारा जाए। और वहां पे प्रोबेबली स्किल सेट जो है हमारा, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं देश के, जो डिजाइन कर सकते हैं, सो उनका कभी यूज ही नहीं हुआ, तो वो सारे कोड लिख रहे हैं। तो डिजाइनर्स जो रहने चाहिए कि क्यों अभी भी
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बैटरी के लिए जाते हैं और हम लोग कोई भी चीज, एक नॉर्मल छोटे चीज के लिए इतना ज्यादा वो आपको खोजना पड़ता है कि कौन इसको टेक्निकली बता सके, तो वो लोग भी कम है। तो डिजाइन जो है, डिजाइन इज एन आउटकम ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सेंस, और दोनों जगह हम लोग पीछे रह गए इंडिया में एटलीस्ट। अच्छा। कि डिजाइन सेंस वाले जो जितने लोग हैं जो अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, सो वो उनको आपने कभी कंपनी हायर नहीं किया, क्योंकि सबको लगता है ये कॉस्ट है, इससे अच्छा 2 सेल्स वाले हम लोग रख लेते हैं। तो डिजाइनर आप अच्छा नहीं रखेंगे तो फाइनली मिलाकर एक मेटल का टुकड़ा आप कॉपी कर लेंगे चाइना से, और या किसी जगह से आप उसको यूज करेंगे। और दूसरा, इंजीनियर भी आपने ये देखा कि अगर मैं एक हाईली स्किल्ड इंजीनियर की जगह मैं वैसे इंजीनियर को रखता हूँ जो कि 3 जगह, जो कि गाड़ी भी बना दे, जो सर्विस भी कर दे और जो सब कुछ कर दे, सो वो नहीं हो पाता है। सो इसीलिए डिजाइन आपका फंसा रह जाता है कि ठीक है किसी तरह चल जाए, बस चल जाए। पर राहुल और सौरभ, शायद टू व्हीलर्स में ये थोड़ा अलग है क्या? कि जैसे मतलब मैं देखता हूँ अभी एथर की आई है गाड़ी, और अलग और कुछ टू व्हीलर्स भी आई हैं, वो थोड़ी बेहतर है दिखने में, डिजाइन सेंस थोड़ा है उसमें, जबकि फोर व्हीलर्स वैसे नहीं है। तो ये तुम स्टार्टअप्स में देखोगे ना प्रणय, जो अब ये जो टू व्हीलर नए स्टार्टअप हैं, खासकर एथर जैसे, राइट, उन्होंने कोशिश किया है कि ये टेस्ला का और एलॉन मस्क का जो प्लेबुक है उसको टू व्हीलर में अप्लाई करने के। तो उन्होंने सारे लेसन्स लिए हैं टेस्ला से, लेकिन बोला कि उन्होंने फोर व्हीलर बनाया है, हम वही सेम अप्रोच टू व्हीलर में लगाएंगे, क्योंकि क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट हमको करना चाहिए। वो एक मेरे को लगता है माइंडसेट भी ठीक है, क्योंकि एक तो कार बनाने का कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू व्हीलर से बहुत ज्यादा है, टू व्हीलर का भी कोई कम नहीं है, पर कार का और भी ज्यादा है ना। आपका प्रोटोटाइप बनने में कितने लाखों के लाखों लग जाएंगे। तो और दूसरा, टू व्हीलर मार्केट भी इंडिया का इतना बड़ा है, तो ये मेरे ख्याल से आप ये वाला जो आपका अप्रोच है, ये आप देखोगे कि ये नया अप्रोच जो है ये इन लोगों में आया है। अदरवाइज इंडिया में जो टू व्हीलर में डिजाइन इनोवेशन है, आप देखोगे कि सबसे पहले वेस्पा दोबारा से आया था इंडिया में, तो क्या धड़ल्ले से बिका था, क्यों? क्योंकि सिर्फ डिजाइन अच्छा था, बिल्कुल, दोबारा से जो आया। और उसके अलावा होंडा एक्टिवा ने भी मार्केट मार ली है ना। तो हम लोगों ने शुरू में जो डिजाइन हमारे आए हैं वो सारे इटली वगैरह से डिजाइन आए हैं इंडिया में, क्योंकि टू व्हीलर वहीं पे समाउ, टू व्हीलर थ्री व्हीलर दोनों इटली में ही इजाद है ज्यादा उनका। तो जो शुरू में वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के डिजाइन है ये सारे, वो तब से चल रहे हैं। अच्छा। तो क्योंकि एक बार बन गए, फिर हम बेसिकली हमारा डिजाइन करने का, जैसे वो राहुल ने बोला, तरीका ये नहीं है कि हम देखते हैं और चीज को फ्रॉम स्क्रैच कोशिश करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिजाइन करने की। हम एक एग्जिस्टिंग चीज उठाते हैं, देखते हैं ये चल रहा है, और उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे टिंकर करते हैं। तो आप इंक्रीमेंटल इनोवेशन देखेंगे इंडिया में, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, काफी इंक्रीमेंटल इनोवेशन है, लेकिन ऐसी ड्रास्टिक इनोवेशन नहीं देखेंगे जहां आप कहेंगे अच्छा ये पुराने डिजाइन को हटाओ, फिर से एक पूरा नया बना के देखते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी टेस्ला का जो साइबर ट्रक जो भी उन्होंने बनाया, मैं जब वो देखा, मैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि और कोई क्यों ऐसा नहीं सोचता है। लाइक हमारे देश में ई रिक्शा चल रहा है, तो कोई डिजाइन सेंस क्यों नहीं चेंज कर रहा है? व्हाई इज लाइक टेस्ला? क्योंकि आप कभी भी फंडामेंटल लेवल पे अगर आप सोचे ही नहीं कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे एक चैलेंज ये है कि रोडें, सड़कें अच्छी नहीं है, गाड़ी ऊपर नीचे होता है, उसके कारण आपका वियर एंड टियर के 2-3 साल का लाइफ रहता है इनका ई रिक्शा। तो क्यों ऐसा रहता है? अभी जीवी करके एक कंपनी है, उससे हम लोग मिले थे, स्वीडन की कंपनी है, उनका काफी सारा ई रिक्शा चलता है। दे हैव डिजाइन लाइक बहुत सुंदर सा छोटा सा कॉम्पैक्ट ई रिक्शा उनका चलता है। उन्होंने मटेरियल लेवल पे काम किया कि कौन सा मटेरियल रहना चाहिए जो लाइट रहता है, उसको पूरा का पूरा व्हाइट सुंदर से कवर में बनाकर, छोटे छोटे बॉट्स टाइप के उनके ई रिक्शा है और वो घूमते। सो उस तरह का इनोवेशन काफी कम है। और एथर, जैसे आपने कहा, तो एथर स्टार्टअप और एथर के आने से काफी फायदा हुआ है। एटलीस्ट मेरे को ये दिखता है कि अगर कभी बैटरी वालों को अप्रोच करना है समझने के लिए, सो एथर ने एटलीस्ट एक पूल बना दिया कि ठीक है, इतने सारे लोग, इतने सारे इंजीनियर्स एक साथ उन्होंने एक चीज पर काम किया, समझा कि सेल ऐसे काम करता है, बैटरी ऐसे काम करती है। तो उसके वैसे वैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स के कारण ही हम लोग अपलिफ्ट हो पाएंगे। अदरवाइज तो फिर वही ट्रेडिशनल जो है कि आप गाड़ी लाएंगे और उसमें इंक्रीमेंटल चेंज करके करेंगे। तो इट्स गुड कि एथर जैसी कंपनी आई है। नहीं, तो ये तो टू व्हीलर्स हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी सौरभ डिस्कस किया था कि ये एक एरिया है जहां पे भारत के लिए बहुत सारा मौका है। तो उससे जुड़ा हुआ मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो टू व्हीलर्स रोड पे चलाते हैं वो कैसे सरपट से बीच बीच से निकल जाते हैं हर गाड़ियों के, है ना। वैसे कर सकते हैं क्या टू इलेक्ट्रिक व्हीकल से? वो नहीं होगा तो नहीं बिकेगी गाड़ी। नहीं, इनफैक्ट उससे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं बड़े। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक जो खास चीज है, जो कि एक आईसी इंजन का जो टॉर्क कर्व होता है, वहां पे आपको टॉर्क मिड रेंज में सबसे हाई मिलता है। ओके, एक पैराबोला टाइप का कर्व होता है, ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा।
जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऊपर से नीचे आता है, सबसे कम स्पीड पे सबसे हाई टॉर्क। ठीक है, तो एकदम जिसको कहते हैं ना फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक, मतलब रेड लाइट ग्रीन हुई और सब व्हीकल खड़े हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सरपट से आगे भागेगा। अच्छा। तो टेस्ला उसी का तो फायदा उठाता है। टेस्ला बोलता है हम इलेक्ट्रिक हैं, तो हम उसने ऐसी चीज पे फोकस किया जहां इलेक्ट्रिक, ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी थी, इलेक्ट्रिक जो है वो डीजल व्हीकल से बेटर थी परफॉर्मेंस में। तो जिनको गाड़ी चलाने में मजा आता है उन लोगों को टेस्ला चलाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। और आई एम श्योर, मैंने एथर का स्कूटर नहीं चलाया, बट आई एम श्योर वहां पे भी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगा कि आपको एकदम जबरदस्त एक्सिलरेशन मिलता होगा। जैसे ही आप गाड़ी को आप 0 से 60 जाते होंगे तो इट विल बीट द अदर व्हीकल्स। तो उस चीज को लेके बेचना चाहिए गाड़ी को, ये क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऐसे करके बेच रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आप देखोगे, आप जो नए टू व्हीलर स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, वो मोटरसाइकिल बना रहे हैं। हाँ, जहाँ पे पावर की नीड है, और वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, बहुत सुंदर सुंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ रहे हैं। आप अल्ट्रा वायलेट का डिजाइन देखो, एकदम जबरदस्त है। तो ये टॉर्क मोटर है पुणे में। तो इस तरह से काफी टू व्हीलर स्टार्टअप है इंडिया में जो मोटरसाइकिल बना रही है अभी पावर को लेकर। ठीक है, तो अब भारत के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो राहुल, ये सरकार का रोल क्या रहा है इसमें, और आपको क्या लगता है? और कोई, जैसे आपने बताया डिजाइन चीज है, सेंस है, जो नहीं है वो एक बैरियर रहा है ईवी अडॉप्शन के लिए, पर उसके अलावा सरकार का क्या रोल रहा है? सकारात्मक रहा है या आपको लगता है और कुछ करना चाहिए? तो जैसे क्योंकि हमारा इससे पहले आदित्य का सोलर का सेटअप था, सो ही स्टार्टेड सोलर का बिजनेस ऑर्नेट सोलर के नाम से। सो वहां पर भी सिमिलर अप्रोच रहा था गवर्नमेंट का। सो वहां मतलब आई ड्रॉ पैरेलल लेटर, बट मैं अभी पहले एक बार ईवी का बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि रिन्यूएबल में क्या किया था। सो ईवी में जो हमारा एक फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंस ये रहा है कि गवर्नमेंट ने सकारात्मक रही है। सो उन्होंने फेम पॉलिसीज, फेम 2, फेम 1 लाया है, लोगों से समझा है, पर पॉलिसी लेवल, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कंफ्यूजन के कारण कभी कभी प्रॉब्लम आया है। सो हमने जब स्टार्ट किया था, जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया था इन्वर्टेड, सो हमने सबसे पहले, इनफैक्ट बैटरी से भी पहले हम लोग चार्जर्स पे का बिजनेस करना चाहते थे। और चार्जर्स में हमने लाइक ईवी चार्जर्स, उस समय डिस्कशन चल रहा था, 2017 में गवर्नमेंट का एक बिड आया था। सो इट वाज लाइक 100 करोड़ टाइप का कुछ एक बिड था, जिसमें कि आप अक्रॉस इंडिया चार्जर्स लगाना चाहते। तो हमने उस समय सोचा था कि कौन से ये चार्जर्स, गाड़ी के अंदर वाले चार्जर या फिर चार्जिंग स्टेशन वाले? चार्जर जो बाहर वाले, जो एसी डीसी चार्जर्स रहते हैं, फास्ट चार्ज, क्योंकि 16-17 में शॉपिंग स्टेशन वाले, हाँ, शॉपिंग स्टेशन वाले, हाँ, स्वैपिंग स्टेशन या नॉर्मल जो हाँ, या फिर सिर्फ चार्जर लगा हुआ है, आप अपनी गाड़ी वहां खड़ी करेंगे और चार्ज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, चार्ज करेंगे। हाँ, तो पेट्रोल स्टेशन, जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही चार्जिंग स्टेशन गवर्नमेंट लगाना चाहती थी। बहुत बड़ा टेंडर आया था 16-17, एंड देन ईएसएल के थ्रू आया था वो टेंडर। और उस समय हमें तो हमें ये लगा कि यार कुछ नहीं है, अगर सभी पूरा ये तो रिस्क लेते हैं, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस टेंडर। इनफैक्ट हमने बहुत मेहनत किया था, एंड वी पार्टनर्ड विद अ कंपनी जिसपे हमने जो चार्जर स्पेसिफिकेशन है उस पे सब कुछ काम किया, टेक्निकल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, और हमने बिड किया। अब उसमें जब वो चार्जर लाइक 17-18, जब भी वो चार्जर का जब डिस्कशन चल रहा था, तो जब हम लोग चार्जर मैन्युफैक्चरर्स के पास जा रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास वो नहीं था, तो वी वर ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद सम ब्रांड एंड गेट इट इनटू इंडिया। और बहुत बड़े क्वांटम का प्रोजेक्ट था। सो वहां पर हमें, जब हमने चार्जर स्पेसिफिकेशन पर बात किया, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स लाइक वो कह रहे थे किस तरह का स्पेसिफिकेशन तुम ला रहे हो, दुनिया भी 200 वोल्ट 300 वोल्ट पे चार्ज करे, तुम लोग 48 वोल्ट पे काम करना चाह रहे हो, इतना मोटा वायर लगेगा ये, लाइक वो पता नहीं, मतलब वो जब पूरा उसको लेकर हमने जब फर्स्ट हैंड स्ट्रगल देखा, एक तो डिस्कशन होता है, दूसरा आप सही में आप मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, वो हंस देता है, कहता है ये चार्जर तो हम लोग 5-10 साल पहले लाइक खत्म हो गया हमारे कंट्री में, तो आपने किस लेवल पे काम किया है। सो वहां पर आप ये समझ में नहीं आता कि इंटेंट है, सो गवर्नमेंट का इंटेंट है, पर क्लैरिटी नहीं है। आपने लाइक चार्जर स्पेसिफिकेशन पे क्या रहना चाहिए, उसका जो नोजल, जो चार्जर जो टॉप रहता है, जो नोजल जैसा जिसको रहता है, सो उसके 2-3 जीबीएस वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं कि आप शैडमो से कर सकते हैं, जीबीएस स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। सो उस पर भी क्लैरिटी नहीं थी। इनफैक्ट वो बिड ही वो स्क्रैप हो गया। लेकिन अब वैसा होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम एक कंपनी के साथ, हमने किसी मैन्युफैक्चरर के साथ बात किया, अब जब उन्हें पता चलेगा कि ये स्क्रैप हो गया तो कॉन्फिडेंस कम होता है। सो इनफैक्ट इन जनरल, जब जैसे हम लोगों ने जर्मनी में या चाइना में
या इनफैक्ट लाइक जापान में कंपनी से जब बात किया प्रोडक्ट के लिए, तो उनका ये फीडबैक रहता है कि आपके कंट्री में वो नहीं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं रहता है। प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, फिर आप उसमें कभी भी अचानक से बंद हो जाता है, कभी भी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाते हैं, और तो वो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। सो इंटेंट इज ऑलवेज देयर कि गवर्नमेंट इंटेंट करती है कि चीजें ग्रो करे, और पर वो हिट एंड ट्रायल, आई थिंक वो जो दिमाग में रहता है ना कि वो एक बार में नियर परफेक्शन के बाद वो नहीं एग्जीक्यूट होता है, वो हिट एंड ट्रायल में उससे क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं, जो नए नए उभरते हुए लोग जो काम करना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। ठीक, पर राहुल इसमें तो एक दूसरी दिशा में भी जा सकते हैं, जैसे अगर सरकार बहुत प्रोएक्टिव रोल ले ले, ठीक है, जैसे आपने बताया स्वैपिंग वर्सेस चार्जिंग वाले मॉडल में, हाँ। अगर सरकार जल्द ही स्टांस ले ले तो उससे भी नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि अभी हम लोग डिबेट अभी भी चल रहा है, हमें पता नहीं है स्वैपिंग बेहतर मॉडल है या दूसरा मॉडल बेहतर है। तो अगर सरकार अभी बोल दे कि नहीं स्वैपिंग में ही चलना है, जैसे आप बोल रहे थे नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो उससे भी तो नुकसान होगा ना। नहीं, तो वो तो आप प्रोसेस पे बात कर रहे हैं, हमें पहले तो प्रोडक्ट पे बात, अभी जैसे गवर्नमेंट पुश करे, सो कुछ दिनों पहले तक नीति आयोग की तरफ से अमिताभ कांत जी का रेगुलर ये बयान रहता था कि हम लोग को ईवी पूरा इंडिया में हो जाना चाहिए, ईवी शुड बी, देयर शुड बी फास्ट एडॉप्शन एंड ऑल। एंड फिर उसके बाद नितिन गडकरी जी का फिर स्टेटमेंट आया था कि ऐसा, मतलब क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री ऑफ कोर्स काफी अच्छे फेज से नहीं गुजर रही है, तो उनका स्टेटमेंट आ गया था नीति आयोग जस्ट गाइडलाइन दे सकता है, इट्स नॉट देयर टू इम्प्लीमेंट। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ईवी पर डिस्कशन कम हुआ, लाइक 3-4 महीने में काफी कम हो गया। सो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है उसमें एक ये पार्ट है कि ठीक है, आप नए प्रोडक्ट को, सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक इकोसिस्टम तो आप बनाए कि मान लीजिए 3 साल बाद ही आपका प्रोडक्ट लॉन्च होगा, अभी नहीं, आपने प्रोसेसेस पर नहीं गए कि हम स्वैप करेंगे, कि हम ये करेंगे, हम गाड़ियां का, पर आप पहले धीरे धीरे इकोसिस्टम तो स्ट्रांग बिल्ड कीजिए, आप पे एक माहौल बनाइए कि लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू करें, इंडिया के कंडीशन के अनुसार बनाना शुरू करें, और फिर जहां जहां इजिली रिप्लेसेबल है वहां हम लोग चेंज करना शुरू करें। अब जहां पर उन्होंने ये अच्छा काम किया था बीच में कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जाना शुरू हो गए थे। अच्छा। फिर वो भी शायद रुक गया है, पर वो भी एक तरीका था कि आप पहले एडॉप्शन, लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी बढ़ाएं, एडॉप्शन बढ़ाएं, जहां जहां चीजें की जा सकती हैं, जो बहुत डेंस एरिया जहां पर आप गाड़ियां बहुत चल रही हैं वहां पर आप साइकिल को, लाइक ईवी साइकिल प्रमोट करें, इस तरह की चीजें करें, कर रहे हैं गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जो फेम पॉलिसी आई है, सो फेम पॉलिसी में गवर्नमेंट का इंटेंट है कि 9,000 करोड़ खर्च करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में, और 9,000 करोड़ में लाइक सब्सिडी का अलग अलग एंगल है, और उसमें यह है कि वो 10 लाख टू व्हीलर को सब्सिडी देना चाहते हैं। तो इसमें प्रणय मेरा सिर्फ एक, राहुल ने एकदम अपनी, मैं बोलूंगा कि जमीनी दिक्कत बताई, पर मैं एक जरा हाई लेवल से अगर मैं बोलूं ना, तो दिक्कत मेरे को क्या लगती है कि हिंदुस्तान में हम, इवन मैं राहुल से उस चीज में एग्री नहीं करता हूँ कि इवन हमको प्रोडक्ट भी देखना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इवन प्रोडक्ट पे भी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट, एक तरफ तो हमको पता है कि हिंदुस्तान में वैसी गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है, और जो उनकी वो लिमिटेड कैपेसिटी है उसमें फिर वो कुछ करेंगे तो वो ये इसी टाइप का काम करेंगे कि भाई जहां 200 वोल्ट के लोग आजकल सुपर चार्जर बना रहे हैं, हम कहेंगे 48 वोल्ट का, मतलब पुराने जमाने का एंशिएंट चार्जर लगा दो, ठीक है। तो ये क्योंकि उनकी, वो कैसे कर सकते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी थोड़ी है ये सब करने की। तो गवर्नमेंट को काफी हाई लेवल पे पॉलिसी गोल बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, स्पेशली हिंदुस्तान में जहाँ कैपेसिटी की बहुत दिक्कत है। और उसके बाद में मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि कैसे करेगा। अब जैसे देखो ईवी में भी जैसे फेम पॉलिसी भी है, वो बोलेगा कि भैया इलेक्ट्रिक मतलब होना चाहिए कि बैटरी से ही चलना चाहिए। अरे भाई हाइब्रिड व्हीकल को क्यों उसमें से हटा दिया आपने, है ना। तो गवर्नमेंट को अगर आपका गोल है कि प्रदूषण कम करना है और आपको आपकी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस कम करनी है, तो अब आप एक बेंचमार्क बना दीजिए कि देखिए आज एक 2 व्हीलर जो है इसकी माइलेज इतनी है। अब आप किसी भी टेक्नोलॉजी से इसकी माइलेज अगर 2x या 3x, मतलब आपकी पेट्रोल कम लगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो 0 हो जाता है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ 1 और 0 नहीं है ना, 1 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो नंबर कहाँ गए? तो अगर आप हाइब्रिड बनाते हैं, मैं बताऊं पूरी दुनिया में अभी तक 2 व्हीलर में हाइब्रिड नहीं है। ये एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि हम 2 व्हीलर में हाइब्रिड, पूरी दुनिया में गाड़ियों में पहले हाइब्रिड आया फिर फुल इलेक्ट्रिक पे गए ना। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। और एक हाइब्रिड का एक मैं आपको सबसे बढ़िया बताता हूँ, अभी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा चिकन एग डिबेट भी चलता रहता है इंडिया में कि भाई अगर 4 लोग खूब सारे व्हीकल ये ले लेंगे और साथ में अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं हुए
तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आप कहीं पहुंच के अटक जाओगे। तो इस तरह से ना कि आपके पास गाड़ियां और पेट्रोल पंप नहीं है, ठीक है। तो अभी पेट्रोल का सप्लाई चेन बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ वैसे ही बिजली नहीं आती है, ठीक है, घरों में तो आती नहीं है ठीक से रिलायबली। पता चला आपके चार्जिंग स्टेशन पे उस टाइम पे बिजली नहीं है, जब आप पहुंचे तो आपका दिल खट्टा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, हाँ। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडस्ट्री की तो और खराब हालत है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कराते हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कत ये छोटे मैन्युफैक्चरर की रहती है। हम बोलते हैं यार आज डिलीवरी क्यों नहीं? अरे सर आज 3 घंटे लाइट नहीं थी, क्या करें? ठीक है, ये हिंदुस्तान में कॉमन प्रॉब्लम है। पर ये हाइब्रिड सॉल्यूशन जो है वो संभव है क्या टू व्हीलर में? मतलब मुझे लगा क्योंकि बैटरी भी होगा, बहुत हैवी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्या? अरे वही टेक्नोलॉजी, ये 2019 की बात कर रहे हैं हम प्रणय, ठीक है। तो हाइब्रिड जो 4 व्हीलर बने थे वो 80s में बने थे और 90s में। अभी जो है दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है और हम लीडर बन सकते हैं इन सब चीजों में। या एग्जैक्टली ये चीज जो है कि हमने लीडर, तो वो अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये इंटेंट रहना चाहिए कि वो लीडर बने। सो जैसे सौरभ अभी बता रहे, जैसे जब ईवी का बैटरी की शुरू हुई थी तो आईआईटी चेन्नई में खूब सारा काम हुआ था उनका, और लाइक जो भी वहां पे प्रोफेसर झुनझुनवाला हैं और उनकी टीम है, वो चाहते थे कि हम लोग लीड करें, और वो कभी हो नहीं पाया। लाइक हम वी मिस द बैटरी वेव। तो उसी तरह गाड़ियों में जैसे बता रहे हैं सौरभ कि हो सकता है कि दूसरी कंट्री का डिफरेंट रिक्वायरमेंट, हम तो सबसे ज्यादा टू व्हीलर बेचते हैं, तो सबसे ज्यादा इनोवेशन तो इंडिया में होना चाहिए ना, अगर सबसे ज्यादा बिक रहा है और जिस तरह का भी हो सके। तो हम क्यों नहीं करते हैं? वही है कि वहां पर प्रॉपर वही रास्ता ही नहीं है। जब सबसे ज्यादा आप बाइक बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा स्कूटी बेच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इंडिया में होना चाहिए। लेकिन सारे गाड़ी बाहर से आते हैं। अब ईवी में हाइब्रिड का स्कोप है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई करना नहीं चाह रहा, कोई उस रास्ते में देख नहीं रहा है। और क्योंकि जब इंसेंटिव आ रहा है तो एक तो चीज ठीक है कि इंसेंटिव की एक जगह है, क्योंकि शुरू में हर चीज में अपने आप से नहीं बनती है। इवन यूएस में उन्होंने इंसेंटिव, पर इवन यूएस जैसी कंट्री जहाँ इतनी ज्यादा कैपेसिटी है। अब ये हाइब्रिड वाला आइडिया मैं दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कल को नीति आयोग पकड़ के बोले अब हम हाइब्रिड ही करें, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिसमें मार्केट एनकरेज हो अलग अलग सोल्यूशन बनाने की, एंड लेट द बेस्ट सोल्यूशन विन। अभी तो लेकिन रेस में एक ही चीज है, तो आपके गलती करने के चांसेस कितने ज्यादा है ना। हाँ, नहीं जैसे सौरभ, पब्लिक पॉलिसी में हम लोग कहते हैं ना इनपुट आउटपुट आउटकम्स, अलग अलग डिफरेंस है। तो हम सरकार अगर आउटकम्स पे ध्यान केंद्रित करे कि हमें ठीक है हमारी माइलेज बेहतर होनी चाहिए, या फिर हमारा CO2 डेंसिटी इतने से इतना होना चाहिए, बस उस तरीके से छोड़ दे, बाकी चीजें इनपुट और आउटपुट खुद से अलाइन हो जाएंगे, वहां पे घुसने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अभी और इलेक्ट्रिक छोड़ो यार, कोई क्या पता कोई इंडिया का इन्वेंटर क्या कहते हैं कुछ हाइड्रोजन पे ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल ले कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गायब कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज की डेट में वैसा इन्वेंटर अगर कहीं भूले भटके से है भी, तो उसको वो बोलेगा मैं क्या करूं ये इकोसिस्टम में, मैं भी जाके लिथियम आयन बैटरी बनाता हूँ। या तो वही है क्योंकि वही हो रहा है। आप नए चीजों को अगर आप एक आउटकम देते हैं कि ये डायरेक्शन होना चाहिए, तो वो हो ही नहीं पाता। क्योंकि लोग अभी अगर जैसे लिथियम हमने जब शुरू किया था तो उस समय ये था कि नहीं लिथियम पे क्यों बात करेंगे, लेड है। अभी सिंस एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लिथियम, आप कॉलेज जाएं, स्टूडेंट से पूछे क्या करना चाहते हैं तो उसे पता ही नहीं है। जैसे कॉलेज ऑफ फर्स्ट ईयर जाते हैं तो सबसे पहले लाइक आईआईटी वाईटी, आप कहीं कोई भी किसी भी एनआईटी जाएंगे, अगर पहले ईयर में स्टूडेंट से आप पूछेंगे क्या करना चाहते हो, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं 4 साल बाद अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जनरली एवरीवन विल से कि मैं एमबीए फाइनेंस करना चाहता हूँ। एटलीस्ट मेरे टाइम में ये था, क्योंकि एक चीज लोगों को दिखता है और फिर सभी के सभी उधर लग जाते हैं कि एमबीए फाइनेंस करना है। उनको मतलब भी नहीं पता है, बस सबको कैट देना था, एमबीए फाइनेंस करना था और इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना था, बिकॉज समवन सेड। तो एग्जैक्टली वैसा ही है कि ईवी में भी अगर हाइड्रोजन बनना है, अब सबको पता है कि लिथियम पे ही केवल फोकस हो रहा है, तो सभी के सभी उधर ही लगे हुए, इररिस्पेक्टिव क्या है कैसे है, या कोई अल्टरनेटिव सोडियम सल्फर है, वैनेडियम। अब किसी दिन गवर्नमेंट अचानक से एक वर्ड बोल देगी सोडियम सल्फर, पूरा देश उसमें लग जाएगा कि चलो NAS बैटरी देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए सरकार को वो नहीं करना चाहिए। तो इससे ही जुड़ा एक सवाल है अब आप दोनों के लिए। राहुल, पहले आपसे, आपने बोला 9,000 करोड़ है सरकार के जो कि 3 साल में देना है। तो ठीक है, 3,000 करोड़ सरकार के पास हर साल है ईवी जनरली प्रमोट करने के लिए, इस आउटकम में कि हमारा CO2 डेंसिटी कम हो या वगैरह वगैरह ना। तो किस पे स्पेंड करना चाहिए 3,000 करोड़ अगले 3 साल में? सबसे बड़ा हिस्सा किस पे जाना चाहिए? तो मेरे जैसे अगर एक तो ये है कि हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए ईवी का। तो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रहता है, उसका एक मेजर पार्ट रहना चाहिए।
कि कैसे अगर चल रही है गाड़ियां, फॉर एग्जांपल अगर कल को सडनली मैं 1000 गाड़ी एक पर्टिकुलर एरिया में ले आता हूँ, तो वहां पर ट्रांसफार्मर पे काफी ज्यादा लोड बढ़ जाएगा। वहां पे आप इतना करंट ड्रॉ कर रहे हैं दिन में, अगर एक टाइम में सभी ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पूरे एरिया का आपके पास उतना सप्लाई रहना चाहिए कि आप कर सके कि नहीं। तो या तो आप हब्स बनाएंगे कि इस हब पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अगर कोई फ्लीट मैन्युफैक्चरर है तो वहां पर कैसे करेंगे। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स जनरली जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आ रही है वो कार्स पे नहीं है, लग्जरी कार्स पे नहीं है, वो जनरली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स पे। 3 व्हीलर्स पे काफी फोकस्ड है। उसका एक ये भी रीजन है कि जो 3 व्हीलर मार्केट में जो लोग चला रहे हैं उनके पास ऑफ कोर्स इतना पैसा अभी है नहीं, तो सबसे बड़ा मार्केट वो है और सबसे लाइक गरीब तबके के जनरली लोग ईवी चला रहे हैं। सो वहां पर वो सब्सिडी दे रहे हैं, विच आई थिंक इज फाइन, कि शुरू में लोगों एडॉप्शन रहने के लिए आपको पुश करना पड़ता है, एक इंसेंटिव देना पड़ता है। सो उनके दिमाग में कि 1 किलोवाट आवर पे 10,000 मान लेते हैं कि मैंने ओईएम्स को जाएगा, तो दे विल स्टार्ट पुशिंग कि ठीक है लेड नहीं ये यूज करो। सो आई थिंक इन दैट टर्म्स इट इज गुड कि वो करना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो मेरे हिसाब से तो प्रणय क्या कहते हैं, आई मीन बड़ा पैसा तो ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, और अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, आप शुरू में वॉल्यूम देना चाहते हैं, तो इट विल गो टू पीपल ओनली। कि भाई आपको अगर मतलब ये चीज है 1 लाख की, पर आप 80,000 ही खर्च करना चाहते हो, चलिए 20,000 हमारी तरफ से ले लीजिए, है ना। और आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं सब लोग कि 20,000 रुपए हर एक को जा रहा है, तो 3,000 करोड़ में कितनी गाड़ी बन रहेगी, है ना। कैलकुलेटर है आपके पास। लेकिन मुझे लगता है 3,000 करोड़ है तो यार कम से कम 300 करोड़ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में खर्च करो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन में कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, अभी हिंदुस्तान से रिलेटेड, जैसे राहुल ने बोला, हमको हमारी दिक्कतें पता है, हमारे यहाँ धूल मिट्टी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, है ना। और हमारे हिंदुस्तान में मैग्नेट नहीं होते जो मोटर में लगते हैं। हाँ, ये कोई ऐसे कुल मिला के नीति आयोग को भी पता ही होगा, मतलब किसी से भी पूछेंगे तो 5 ही चीजें हैं, ऐसे कोई 50 तो नहीं है। हाँ, आप ये 5 चीजों में ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई जो भी कोई एक बेंचमार्क है ये टेक्नोलॉजी का, अगर आप इस साल बीट करेंगे 30 करोड़ आपके। ऐसे कोई 10 आप अवार्ड लगा दीजिए साल के, तो देखिए 30 करोड़ के पीछे कितने लोग भागेंगे। जब हम इस टाइप का कुछ करेंगे तो सरकार कहेगी हम 3 लाख रुपए देंगे आपको। कौन अपना टाइम वेस्ट करने वाला है भाई। लेकिन हजारों लोगों में बांटने के लिए हम 3,000 करोड़ बैठा के रखा है, लेकिन 30 करोड़ हम एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए नहीं खर्च करना चाहते, नहीं कर सकते। तो अभी मतलब बड़े काफी बड़ा दिक्कत होने वाला है इंडिया में। सबसे ज्यादा अभी जो मोटर्स यूज हो रहे हैं उनमें एक नियोडियम नाम का मिनरल यूज होता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ चाइना में है। तो इसलिए चाइना ने मोटर्स पे काफी किया कि उनको लगा कि अरे ये हमारे पास मटेरियल है भी, और इसकी वजह उसी की वजह से मोटर्स छोटी हो गई 1980s के अराउंड। तो उन्होंने ये देखा कि अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, ये हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है और हमें मोटर में इसलिए चाइना नंबर 1 है दुनिया में। लेकिन एक तरह की मोटर आती है जिसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं, जिसमें मैग्नेट नहीं लगता है। हमको उस पर रिसर्च करनी चाहिए ना। हाँ। हम क्यों तो वो नहीं होता है। हाँ, हमको देखना चाहिए ना कि हमारी क्या यूनिक परिस्थिति है ना। जैसे हम न्यूक्लियर के बारे में सोचते हैं तो हम थोरियम सोचते हैं क्योंकि हमारे पास थोरियम है। पर अब हम जब मोटर सोच रहे हैं तो हमको इंडक्शन बैटरी सोचना चाहिए ना, क्योंकि उसमें पर सौरभ, अब इसमें आप बोल रहे हैं कि इतना सरकार को का दृष्टिकोण इस तरीके के होना चाहिए, पर आपने अभी पहले कुछ टाइम बोला था कि कॉम्पिटेंस कम है इन चीजों को देखने का। तो ये पैराडॉक्स हो गया ना, ये कैसे रिजॉल्व किया जाए? हाँ करेक्ट। तो हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें जो है, ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया। अब लेकिन सरकार जब इसको देखेगी तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं यही करूं। वो ये बोले कि मेरे को ऐसे, मुझे इन मोटर्स के ऑल्टरनेट मोटर्स, अभी ऑल्टरनेट ठीक है, मैंने एक ऑल्टरनेट बोला ना, लेकिन इस तरीके के 50 ऑल्टरनेट होंगे साइंटिस्ट के दिमाग में, रिसर्चर्स के दिमाग में, टेक्नोलॉजिस्ट के दिमाग में, है ना। और सब चीज 0-1 नहीं होती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैग्नेट होगा लेकिन किसी अलग मटेरियल का बनाएंगे हम, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल, है ना। फाइनली एक इनोवेशन हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ ना, तो ठीक है आप मैग्नेट ही बनाइए, हिंदुस्तान के पत्थर कंकड़ में ढूंढिए ना, हमको कहाँ से मिल सकता है मैग्नेट, या फिर चाइना के दूसरे देश में मिल सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत, तो आपको करने का तरीका है। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे मुझे यही बना के दे दो, वो तो बेवकूफी है, क्योंकि फिर आपके गलत होने के बहुत चांसेस है। आप बोलोगे कि मुझे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, सेम परफॉर्मेंस का दूसरी टेक्नोलॉजीज में मेरे को चीज चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस के 80% भी मैच कर जाओ, ये लीजिए 30 करोड़ आपके।
और अगर हम लोग चेज करते रहेंगे, जैसे अगर हमने चेज किया कि ये मोटर बनाना है, तो जब हम वो मोटर बनाएंगे तब तक दुनिया कोई और मोटर बना रही होगी। सो हमेशा अगर हम लोग चेज, तो हमारे जो इन जनरल हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि हम चेज करते हैं। जैसे सौरभ ने अभी बताया कि मोटर, अभी तीन ही पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं एक ईवी में, एटलीस्ट ई रिक्शा में तो तीन ही कंपोनेंट होता है जो चलता है। एक बैटरी होता है, कंट्रोलर होता है, एक मोटर होता है। अच्छा। मोटर बनाने वाले नहीं है इंडिया में, कंट्रोलर बनाने वाले नहीं है इंडिया में, बैटरी में सेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सेल हम लोग नहीं बना रहे। तो अगर हम लोग और बैटरी का मैनेजमेंट हाँ, सिस्टम जो हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बीएमएस भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो, आप मतलब मुश्किल से आपको 100 लोग होंगे देश में जो आपको समझ सकते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है अच्छे से। सो और वहां पर कोई फोकस बहुत कम है, तो हम लोग बस चाहते हैं कि प्रोडक्ट बन जाए और निकल जाए। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा रोल गवर्नमेंट प्ले कर सकती है कि इंस्टीट्यूट्स को, या जो लोग बना रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट्स में ये प्रॉब्लम होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कॉलेजेस में काम तो चल रहा है, पर वो एक पेस पे चलता है, उनका एक लिमिटेड स्पीड रहता है जिसपे वो काम करते हैं, उनको पढ़ाई भी करना है, ये भी करना है। तो जो इंडस्ट्री कर रही है आप उसको प्रमोट करें। अब जैसे उन्होंने बताया सही बात कि अगर आप मोटर बनाते हैं आपको 3 लाख गवर्नमेंट देती है, पूरी जिंदगी खत्म करके कोई बंदा लेकिन अपने करियर का पीक पूरा खत्म कर देता है और आप उसको इतना छोटा इंसेंटिव देते हैं, तो उससे अच्छा वो सोचेगा यार मैं इससे अच्छा किसी और कंपनी में काम कर लेता हूँ, लाइक मैं 4 गुना काम कर रहा हूँ। इससे अच्छा एमबीए फाइनेंस कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे अच्छा मैं एमबीए फाइनेंस कर लेता हूँ। तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना। आप जनरली कॉलेजेस में आप जाइए, उन क्यों वो बनाएंगे, मतलब अगर पूरा का जो मेरे बैच का टॉपर था मेटलर्जी का, तो उसकी जॉब जो लगी थी मिधानी में लगी थी। और मेरे को याद है लाइक ये 2008 में मैं ग्रेजुएट किया था, तो मेरे बैच का जो टॉपर था उसका उसका जो सैलरी था इट वाज इन 20,000, और क्योंकि वो कोर में जाना चाहता था। और जो लास्ट रैंकर था उसको फिर जी लाख रुपए दे रही थी उस बार, जिसको कुछ नहीं आता था। मतलब वैसा ही रहता है कि आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया कि जो टेक्निकल है वो सबसे नीचे आ जाए, उसको लोग देखें कि यार ये तो टेक्निकल वाला बंदा है, मतलब ये बिजली बिजली से हाथ वाथ वायर जोड़ता होगा। सो दैट इमेज हैज टू चेंज, और वहां पर एटलीस्ट ईवी एक नया सेक्टर है, आप पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दें। सो हम बस, इसरो जब मिसाइल छोड़ता है तो हम लोग ताली बजाकर बोलते हैं कि देश का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है, बट ऐसे टेक्नोलॉजी ग्राउंड लेवल पे, बिजनेस लेवल पे ना आईपी प्रोटेक्शन है, ना उधर इंसेंटिव है कि ठीक है ये नया टेक्नोलॉजी है तो इस कंपनी को प्रमोट किया जाए। सो वो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट प्ले कर सकती है। और मैं ये कहूंगा, तो आप लोगों ने जैसे बोला कि एक प्राइज होना चाहिए, लोगों को एक दिशा में कॉम्पीट करने के लिए आउटकम्स डिफाइन कर दें और फिर इनपुट्स आउटपुट्स खुद लोग कम्पीट करें और सरकार उस पे पैसा लगाए। एक और चीज होगी कि वो 3,000 करोड़ में सरकार खुद एक बायर भी बन सकती है, वहां भी रोल होगी। तो वो रोल है गवर्नमेंट का। हाँ, गवर्नमेंट एक्चुअली सबसे बड़े बाहर रहती है, और वो कर भी रही है। उन्होंने ईईएसएल के थ्रू उन्होंने पहला 10,000 का, आपको याद होगा, टेंडर निकाला था इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। तो वो एक बड़ा टेंडर था, लेकिन जितना मुझे मालूम है बाद में उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन तो जैसा राहुल ने बोला, काफी बार कोशिश है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमारी सरकार का आप जानते हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सरकार को एग्जीक्यूशन आता ही नहीं है हिंदुस्तान में। हाँ, सो एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा है। सो वहां पर पॉलिसी आप पैरेलल, तो एक तरह से क्लैरिटी भी नहीं रहता। अगर मैं जैसे टेंडर कुछ निकला 10,000 ई रिक्शा का, और मैं एज अ स्टार्टअप मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने अपना पूरा 1 साल 6 महीने लगा दिया, और फिर लाइक 6 महीने बाद वो सडनली गवर्नमेंट कहती है कि हम ये नहीं कर रहे हैं, आप फिर कभी नहीं घुसना चाहेंगे। फिर वही होगा कि यार मैं क्यों घुस रहा हूँ इस मार्केट में, इससे अच्छा मैं कुछ और काम करूँ ना। तो उस तरीके से, और वो लाइक काफी फ्रीक्वेंट होता है, जस्टिफाई हो जाता है कि हिट एंड ट्रायल है, पर अगर हिट एंड ट्रायल से आप करते रहेंगे तो कभी भी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, तो वो फिर वही फाइनली लाइक जुगाड़ वाला जो चीज है उसी के अनुसार हम लोग घूमते रहेंगे। इट वोंट कम आउट की यार मतलब मेरे को अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। टेस्ला हम लोग कभी नहीं बना सकते, टेस्ला जैसी कंपनी नहीं बना सकते हम लोग। फिर हम लोग बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज जैसी कंपनी नहीं बनाएंगे। फिर वही है कि हम लोग ई रिक्शा जो रोड पे चलता है उसको देखकर हम कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा चीज है, चल तो रहा है, तो चल तो जाएगा ही। आप मतलब फंडामेंटली अगर बैटरी मोटर और ये 3 चीज जोड़ देंगे चल तो जाएगा, बट वो कभी स्पेस लाइक वो बेस्ट प्रोडक्ट वो नहीं बनकर आएगा, या बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट इकोसिस्टम नहीं बनकर आएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, एक चीज और हमने जो जिस चीज पे जो डिस्कशन नहीं किया प्रणय, कि हम ऑब्वियसली ईवी का एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, लेकिन एक हिंदुस्तान का एक और जो यूनिक चीज है, जैसा शुरू में राहुल ने बोला था कि चाइना को एक डर था कि उनके यहाँ तो नॉर्मल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी नहीं, तो इसके लिए उनको था ईवी आ जाए। हिंदुस्तान में उल्टा है। हिंदुस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। हाँ। और हमारी खुद की है, इंडिया की। और एक ये भी एक बड़ा ओपन सवाल है, इसके आसान आंसर्स नहीं है,
लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है कि अगर हमारे पास इवन सिर्फ 30% ईवी पेनिट्रेशन हुआ इंडिया में बाय 2030, जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय, मतलब नीति आयोग ने बोला था कि 100%, चलो 100% नहीं होगा, लेकिन मान लो 30% भी अगर खींच तान के कर लिया तो आपका मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ वैसे ही नौकरियों के लाले पड़े हैं, 25% जॉब्स जो हैं वो चले जाए। तो इसके लिए हमको बस आंख मूंद करके बाहर के देशों को कॉपी नहीं करना है, अलग अलग मतलब टेक्नोलॉजी में भी नहीं करना है, लेकिन इवन पॉलिसी स्पेस में हमारी समस्याएं अलग हैं। और हमको, और ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम बोले हमको ईवी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम का हिस्सा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसा हमने अमिताभ कांत आए, उन्होंने बोला ईवी होनी चाहिए, फिर वो नितिन गडकरी को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने लॉबी किया, उन्होंने कहा अच्छा अभी नहीं होगी। हाँ। तो खूब तो जिन सारे के सारे स्टार्टअप्स बड़ी खुश होकर के आ गए कि भाई अब तो सरकार सब ईवी करने वाली, हम ईवी में पैसा लगाते हैं, कल को फिर उन्होंने मुंह छोटा कर लिया, अब हम क्या करें। और दूसरी साइड ऑटो इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रही हैं, वो आती हैं और फिर सडनली सरकार ऐसा स्टेटमेंट बोलती है हम तो ये वाली, तुमने अभी अभी पैसा लगाया ना, 10 साल में ठेंगा मिलने वाला है। तो फिर कोई कैसे लगाएगा पैसा। तो ये एक कंफ्यूजन भी है, और क्योंकि हम बस एक चाइना गए तो हमें चाइना जैसा हो जाना, या स्वीडन गए स्वीडन जैसा हो जाना है। हिंदुस्तान की अपनी एक जटिल समस्याएं हैं, और हमको अपना कॉन्टेक्स्ट समझ के अपनी पॉलिसीज निकालनी, और सरकार प्रोडक्ट वगैरह के बारे में सोचने की जगह पॉलिसी लेवल पे ध्यान दे तो ये सब सोचेगी। तो ये एक मुझे लगा कि एक और चीज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब हमारे स्पेस की नहीं, लेकिन ये इम्पैक्ट एरिया है और बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट एरिया है। और वहां पे मतलब बीच में मैंने सुना जैसे कि ARAI की बैटरी सर्टिफिकेशन होती है, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने वहां पे ऐसे रूल्स लगवा दिए हैं कि ईवी महंगे हो गए हैं उसकी वजह से। तो ये आपस की टक्कर चलती रहती है। और आप इन जनरल किसी का भी फॉर्म आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग सिंपल चीज ही नहीं रखना चाहते। तो मैं डिस्कॉम का फॉर एग्जांपल ये ट्राई कर रहा था कि समझो कि कैसे टैरिफ पॉलिसी रहता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रहता है कि वो इटसेल्फ दैट इज अ चैलेंज। तो ARAI का जो सर्टिफिकेशन पॉलिसी है, आप उसमें तो क्लैरिटी नहीं, आप फिर दौड़ते रहते हैं, आपका आधा टाइम इधर चला जाता है कि अब उसमें क्वेश्चन एक है कि आप 2 घंटे बाद कितना कैपेसिटी रहेगा, और पता ही नहीं, मतलब कैपेसिटी बैटरी का आप अलग चार्ज डिस्चार्ज रेट पे अलग कैपेसिटी होता है, अलग टेम्परेचर पे अलग रहता है। आपने बस एक लिख दिया कि आप बताइए, अब आप उसके लिए लगे हुए हैं, फिर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे जिसको खुद ही नहीं पता है, बट देन उसका कुछ टच रहेगा तो ही विल गेट। लेकिन कंसल्टेंट को पता रहेगा कि मैं इस तरह की रिपोर्ट दूंगा और पीछे से इस आदमी से बात करूंगा ना, तो ये पार हो जाएगा। वो एग्जैक्टली, तो इसीलिए आपको उस रूट के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो एक चीज जो बहुत जल्दी हो सकता है वो काफी डिलेड प्रोसेस में होता है, और फिर आउटकम भी आप इतने परेशान हो जाते हैं कि यार हो क्या रहा है। मतलब अब क्लैरिटी, जैसे फेम का पॉलिसी आया है तो ये काफी बड़ा 10,000 करोड़ का पॉलिसी, 9,000 करोड़ का, अब उसमें अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि सब्सिडी किस तरह से जाएगा। तो हम लोग बहुत सारे OEM से मिले, डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, उनको भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि अगर हो जाता है सो पैसा किस रूट के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, और फिर लूप होल लोग खोजने वाले ज्यादा लोग मिल जाते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो मैं इसको ये कर दूंगा। तो जो इंटेंट रहता है वो भी कहीं ना कहीं डिमिनिश हो। और राहुल, वो भी एक पॉलिसी का फेलियर है। आप जितनी पेचीदा बनाएंगे ना, उसमें वो ज्यादा लूप होल होते हैं। सिंपल चीज में कम लूप होल होंगे। चीज को थोड़ा सिंपल रखिए। तो ये तो आज की डिस्कशन में बहुत मजा आया। काफी क्या कहते हैं फरमाइशी रिक्वेस्ट थी, बहुत लोगों ने मांगी थी, तो आशा करते हैं काफी श्रोताओं को आज की डिस्कशन में मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सौरभ, काफी मजेदार रहा मेरा भी डिस्कशन। आई थिंक मैं आंसर दे पाया जो क्वेश्चंस थे, इट वाज अ रियली गुड डिस्कशन। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Do you wish you were smarter? Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified, a podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday. On the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts. See ya!
Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.